विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 सितंबर, 14 जनवरी या 12 अगस्त? तो मैंने मान लिया सोहन ने सबसे पहले दिन एक्स पुस्तकें खरीदी, अगले दिन बोला उसने 4 गुना पुस्तकें खरीदी, यानी इसके 4 गुना यानी 4x खरीदेगा, और तीसरे दिन वो कितनी हुई 8 पुस्तकें खरीदता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यार के स्टडी पॉइंट में। तो एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज फिर एक और आपका मॉक लेंगे, ठीक है। जो मॉक नंबर आपका 11, जो लास्ट वाला था उस नंबर था आपका वो 10, ठीक है। चूंकि आज भी हमारे कोचिंग सेंटर में मॉक कराया गया था 100 नंबर का, तो उसी का आज पूरा तो उसी के जो आगे पूरे क्वेश्चन है तो वो आपके लिए भी हम वीडियो के माध्यम से लेके आए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, ठीक है। 3 इसमें से सूरदास के द्वारा लिखे होंगे, एक आपका जो नहीं है वो आपको बताना, ठीक। नल दमयंती है, या साहित्य लहरी, या कृष्ण गीतावली, या ब्याहलो, है ना। अब आपको पता है सूरदास ने कृष्ण जी के ऊपर अपनी सारी रचनाएं लिखी, सूर है ना, कृष्ण जी के ही इर्द गिर्द अपने को एक तरह से कृष्ण जी को एक केंद्र बनाकर सभी रचनाओं का एक तरह से निर्माण किया है। लेकिन कृष्ण गीतावली ध्यान रखेंगे, भले इसमें कृष्ण लगा है लेकिन ये जो है वो तुलसीदास की है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कृष्ण नाम देख के ही लोग समझते हैं, क्योंकि कृष्ण नाम देख के बच्चे समझते हैं कि भाई ये तो आपकी किसी होगी सूरदास की होगी, लेकिन यह किसकी आपकी तुलसीदास की है, ठीक। अगर सूरदास जी की कुछ और रचनाओं के बारे में बात करें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी है? सूरसागर है, और एक है आपकी सूरसागर, है ना। और सूरसागर आपका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है इनका, ठीक है, सर्वाधिक लोकप्रिय, जिसको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है, ठीक। और कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य, सबसे प्रसिद्ध काव्य, ठीक। एक है आप एक है सूर सारावली, एक और ग्रंथ है आपका सूर सारावली, एक है नागलीला, नागलीला, प्राण प्यारी, गोवर्धन, गोवर्धन लीला, ठीक है। तो ये कुछ और मैंने सूरदास जी की पुस्तकें लिखी हैं, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। छायावादी कवियों में सबसे अधिक भावुक और कल्पनाशील कवि, है ना। अब कल्पनाशील कवि के रूप में जाने जाते हैं भी कौन है? निराला जी हैं, पंत जी हैं, वर्मा जी हैं, आपका प्रसाद जी। तो इसका आंसर आपका सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ हैं, जैसे वीणा है, वीणा है, पल्लव है, ग्राम्या है, उच्छ्वास, लोकायतन है, कला और बूढ़ा चांद, इनको जो पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला 1961 में, और ज्ञानपीठ जो इनको मिला है वो मिला 1968 में, वो मिला है चिदम्बरा के, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? चिदम्बरा, ठीक। अगर निराला जी की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी अनामिका, जैसे अनामिका है, परिमल, परिमल, गीतिका, गीतिका, तुलसीदास तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बादल राग, बादल राग। महादी वर्मा की बात करें तो जैसे निहार, निहार, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, और नीरजा, ठीक है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बादल। पंत जी की वीणा, पल्लव, ग्राम्या, उच्छ्वास, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, और पद्म भूषण मिला 1961 में, ज्ञानपीठ मिला 68 में चिदम्बरम। महादेव वर्मा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, और नीरजा, ठीक है, नीरजा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका थर्ड।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 सितंबर, 14 जनवरी या 12 अगस्त? तो ये है 10 जनवरी, है ना। आपको पता 10 जनवरी को ही 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? आपकी इंदिरा गांधी, ना, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक। अगर हिंदी दिवस की बात करें, हिंदी दिवस ना, भारत का हिंदी दिवस, तो ये हमारा 14 सितंबर को। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 2025 विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है, 2025 की थीम क्या है, तो वह है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव। सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ठीक है, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हिंदी को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? दूसरी राजभाषा। एचपी, अंडमान निकोबार, नागालैंड या आपका छत्तीसगढ़? तो आंसर है इसका अंडमान निकोबार। हिंदी को द्वितीय राजभाषा और किसने घोषित किया है? जैसे पंजाब है, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और आपका से हम आपका अंडमान निकोबार। ठीक, अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखें आपका नेक्स्ट 5। 1980 में प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में गठित समिति के मुताबिक जनसंचार माध्यम के बतौर भारत में दूर संचार के क्या उद्देश्य होने चाहिए? वैज्ञानिक चेतना का विकास, खेल संस्कृति का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, या चौथा सभी, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए? चौथा सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि पत्र प्रारूप में प्रेषक का नाम बाएं ऊपर लिखना चाहिए, है ना। बिल्कुल ठीक है, बाएं ऊपर ही आता है। संबोधन सूचक शब्दों में प्रिय महोदय, प्रिय श्री आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अर्ध सरकारी होते हैं, है ना। इसमें व्यक्तिगत बातों को लेकर किया जा सकता है, दो जानकार अधिकारियों के मध्य ही लिखे जाते हैं, इसलिए संबोधन में ये प्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड, यह पत्र समान स्तर के अधिकारियों के मध्य, बिल्कुल तो समान, है ना, सेम लेवल के जो आपके अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनके बीच में लिखा जाता है। यह सदैव औपचारिक होता है। भाई सरकारी पत्र होते औपचारिक है। अब चूंकि ये सरकारी पत्र होते सभी औपचारिक है, ये भी सरकारी पत्र का ही प्रकार है, लेकिन ये अर्ध सरकारी पत्र है ना, जिसमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख होता है। संबोधन में भी प्रिय श्री प्रिय महोदय का उल्लेख होता है, और दो जानकार समान स्तर के अधिकारियों के मध्य लिखे जाते हैं। जानकार की बात हो रही है, तो ये एक तरह से अनौपचारिक होता है। ठीक है, सरकारी पत्र होते हुए भी ये होता है आपका अनौपचारिक। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक, तो गलत आपका कौन सा है भाई? गलत ये वाला है, मतलब 1 2 3 क्या है? सही है, तो सही बताना है, तो हो जाएगा पहला 1 2 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है वो क्या कहलाता है? टिप्पणी या नोटिफिकेशन, अधिसूचना या प्रतिवेदन, जिसे रिपोर्ट कहते हो आप, या आपका पावती। तो वो होता है आपका टिप्पणी या टिप्पणी, है ना। जो कितने प्रकार की होती है भाई? एक क्वेश्चन इसमें और पूछेगी, टिप्पणी कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? कहीं के 3 प्रकार दे रखे हैं, है ना। लेकिन आप आंसर जो करोगे वो होता है आधार एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो भी है उसी को आंसर आयोग बनता भी है, तो वो है आपका सेकंड। ठीक, सेकंड मतलब 2 होते हैं। अब 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका आरंभिक या मुख्य टिप्पण। आरंभिक या मुख्य टिप्पण तो सहायक स्तर पर होता है। ठीक है, सहायक स्तर पर। सेकंड होता है आपका आनुषंगिक टिप्पण। आनुषंगिक टिप्पण जो अधिकारी स्तर पर होता है, अधिकारी स्तर पर। और जो प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है, अधिकांश जिसका प्रयोग होता है वो होता है आरंभिक या आपका मुख्य टिप्पण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ क्या है? कल्पना जगत में रहना, शीघ्रता पूर्वक कार्य करना, प्रत्येक कार्य सावधानी पूर्वक करना, या
कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कल्पना जगत में रहना। ठीक है, अक्ल के घोड़े दौड़ना। तो आठवें का आंसर क्या है भाई? आठवें का हो जाएगा आपका पहला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 9। 9 है आपका कि प्रत्येक वर्ग का, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। ठीक है, कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है भैया? घोष। घोष आपका अल्प प्राण या आपका महाप्राण। तो आंसर है अल्प प्राण, मतलब 9 का हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, बाकी अगर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में क्या क्या आता है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। ठीक है, पुष्प व्यंजन भी इसमें आते हैं, पुष्प व्यंजन भी आ जाएंगे, जिसमें क्या क्या आएगा? तीनों शाह आएंगे आपके, तालु मूर्धा दंते और हा भी इसमें आएगा। अगर अघोष की बात करें, हर वर्ग का दूसरा और पहला, पहला व्यंजन आएगा और तीनों शाह आएंगे, तीनों शाह आएंगे। अगर घोष की बात करें तो घोष में आता है आपका हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। सभी स्वर भी इसी में आते हैं, सभी स्वर और या रा ला वा, या रा ला वा और आपका हा भी इसी में आता है। ठीक है, और भी चीजें मैंने बता दी। महाप्राण का दूसरा, चौथा पुष्प व्यंजन आएंगे। अगर अघोष की बात करें, पहला, दूसरा तीनों शाह। घोष की बात करें, तीसरा, चौथा, पांचवा हर वर्ग का व्यंजन, सभी स्वर और या रा ला वा और साथ में हा। ठीक, इसका आंसर बाकी क्या है? थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 10। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन से स्वर होते हैं कि जिनके उच्चारण में हवा कहां से निकलती है भाई? केवल मुंह से, मुंह नाक दोनों से, केवल नाक से, या कोई नहीं? तो आंसर है इसका मुंह एवं नाक दोनों से। ठीक है, मुंह एवं नाक दोनों से। बाकी निर्नुनासिक होता है एक होता है आपका निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, इसको मौखिक स्वर भी कहते हैं, मौखिक स्वर भी कहते हैं। और जिसके उच्चारण में केवल मुंह से नाक, जिसके उच्चारण में केवल मुंह से हवा निकलती। ठीक है, मुंह से हवा आपकी निकलती है। ठीक, इसका आंसर क्या है आपका? सेकंड वाला। 11 है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। ठीक है, तो आपका शुद्ध, चार आपके पास शब्द दे रखे हैं, तो इसमें शुद्ध है वो है आपका ये वाला, है ना। अब अशुद्ध कौन कौन से? तीनों है। तो इसका शुद्ध रूप क्या है भाई? दीपिका। तो दीपिका लिखा जाता है ऐसे, है ना। दा पर छोटी, दा पर बड़ी मात्रा है, पा पर छोटी आ जाएगी। अहिल्या, इसमें ये गलती है, ऐसे लिखा जाता है अहिल्या होता है, अहिल्या ना कि अहिल्या। ठीक, पूजनीय में या आता ही नहीं है और जा आधा नहीं आता, पूरा आता है। ठीक है, तो इसमें आएगा पूजनीय, पूजनीय ना कि पूजनीय। तीन आपकी सही शब्द ये हो गए, बाकी उज्जवल भी आपका ठीक लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ई प्लस आ बराबर या, है ना। संधि का रूल दे रखा है, ई प्लस आ बराबर या किस संधि का नियम है ना। गुण, अयादि, वृद्धि या आपका कोई। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका चौथा वाला, क्योंकि ये जो रूल है वो है आपका यण संधि का, है ना। यण संधि का है। यण संधि में क्या आता है? जैसे ई उ ऊ और री के साथ, री के साथ कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो उसका या, वा और रा हो जाता है। ठीक है, रा हो जाता है। वृद्धि संधि के बारे में बता दूं मैं आपको, आ के साथ क्या आना चाहिए? आय और आय, ए और आय। ठीक है, और ओ धन या ओ या औ, ओ या औ आए तो मिलके बनता है अय और औ। ठीक, गुण की बात करें, आ के साथ ही ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, री, ए बनता है ए ओ और आपका अर। ठीक है, एक अयादि संधि बचा है। इसका जो रूल है वो है इनके साथ भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो इनका जो बनता है अय, आय, अब और आव। ठीक, ए अय ओ औ के साथ भिन्न स्वर आता है तो अय आय अब और आ बनता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यौगिक शब्दों की रचना, यौगिक शब्दों की रचना
किस प्रकार से नहीं होती है, किस प्रकार से नहीं होती है। कुछ कुछ पुस्तक में 3 प्रकार से दे रखा है, बाकी आपको पता है संधि के तहत भी यौगिक शब्द रचना होती है। तो ये क्वेश्चन कुछ विवादित सा है, ठीक है। बाकी मैंने इसमें आंसर ये बताया है क्योंकि एक बुक में लिखा है कि इन तीनों प्रकार के शब्दों से निर्माण होता है, लेकिन अगर थोड़ा और आप पढ़ेंगे तो आप संधि शब्द भी आते हैं। संधि के द्वारा आपको पता है, वैसे तो संधि 2 वर्णों का मेल होता है, 2 वर्णों का मेल होता है, लेकिन संधि जब आप करते हो तो 2 शब्द भी टूटते हैं, है ना। आंसर वैसे चौथा है, वैसे चौथा इसको मान के चलेंगे। बाकी यौगिक के बारे में आपको बताता हूँ। रचना बनावट के आधार, रचना या बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, है ना। वो आता है आपका रूढ़, और एक होता है आपका, और एक होता है आपका यौगिक शब्द, और फिर आता है आपका यौग रूढ़। रूढ़ आपको पता है इसको मूल शब्द भी कहते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो टूटते नहीं है ना। मतलब एक पूर्ण रूप का एक शब्द होता है, जैसे कमल, है ना। कमल हो गया आपका, जैसे क्रोध हो गया, ये पूर्ण शब्द है, टूटते नहीं है, अपने आप में क्या है, रूढ़ है। अगला क्या होता है, यौगिक। यौगिक में योग छुपा है, इसका मतलब ऐसे शब्द टूटते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर ऐसे बनते हैं, शब्द बनते हैं, जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, मेघालय, मेघधन, आलय। शब्द टूट रहा है 2 शब्दों के रूप में या 2 से अधिक शब्दों के रूप में टूट सकता है, और प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है ना। विशेष मतलब सामान्य रूप से अर्थ होता है, सामान्य रूप से अर्थ होता है यहाँ पे, ठीक। योग रूढ़ में क्या होता है, योग रूढ़ मतलब ये शब्द भी टूटता है, लेकिन इसका जो शब्द है वो एक विशेष अर्थ के रूप में, इसका जो अर्थ है वो एक विशेष अर्थ के रूप में जाता है। जैसे आपका नीलकंठ, तो नीलकंठ 2 शब्दों से मिलकर बना है, नीला कंठ, है ना। लेकिन नीलकंठ कहते किसके लिए है, नीला है, कंठ इसका अर्थात कौन, शिव, ठीक। दशानन, दश आनंद, दश है आनंद जिसका अर्थात कौन, रावण। तो इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे या भगवान के नाम के सारे शब्द होते हैं वो किस में आएंगे, आपके योग रूढ़ में आते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में कृतवाचक कृत प्रत्यय, कृतवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बिछौना, बेलन, पाठक और लिखावट। इसमें जो आंसर है वो है हमारा पाठक, है ना, पाठक। हमने प्रत्यय के प्रकार पढ़े हैं, हमने प्रत्यय के प्रकार पढ़े हुए हैं। कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय वो होता है जिसमें मूल शब्द के रूप में क्रिया धातु आता है, ठीक है। और मूल शब्द के रूप में जहाँ पे क्रिया और धातु ना हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो, है ना, मतलब धातु क्रिया के अलावा जो मूल शब्द यहाँ पे आ जाते हैं, तो वहां पे जो प्रत्यय होता है वो कौन सा होता है, आपका तद्धित प्रत्यय होता है। लेकिन कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के भी कुछ प्रकार होते हैं, उन्हीं प्रकारों में से मैंने कृत प्रत्यय के प्रकार में से पूछा है कि कृतवाचक कृत प्रत्यय इसमें कौन सा है। तो इतना आप याद रखें, कृतवाचक कृत प्रत्यय उस शब्द में होता है जो कर्ता के रूप में कार्य करता है, जो शब्द जो स्वयं करता हो, वाक्य में कर्ता के स्थान पर उसको आप लगा सकते हो, ऐसा शब्द होगा। कहाँ किसको लगा सकते हो, देखो कर्ता के रूप में, बिछौना, क्या बिछाया, बिछौना कर्म के रूप में आ रहा है, किससे हमारा, बेलन से, कर्ण के रूप में आ रहा है। पाठक, पाठक पाठ पढ़ रहा है ना, तो ये कर्ता के रूप में आ रहा है, मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ आपको। बाकी प्रकार जब पढ़ेंगे वो अलग चीज होती है। लिखावट या आपका भाववाचक संज्ञा, तो कर्ता के रूप में ये भी नहीं आती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या तो इसका आंसर होगा आपका पाठक। बाकी इसमें तोड़ के मैं बताता हूँ, जैसे आपका बिछौना, तो ये है बिचधन औना, ठीक है, बिचधन औना, बिचधन औना। तो अगला है आपका बेलन, बेलधन ना, पाठक, पाठधन अख, लिखावट, लिखधन आवट, ठीक है। तो बिछौना में कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, बेलन में कर्णवाचक कृत प्रत्यय है, पाठक में कृतवाचक कृत प्रत्यय, लिखावट में लिखावट में जो है आपका भाववाचक कृत प्रत्यय, ठीक है, भाववाचक कृत प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति स्रोत अब तक ज्ञात नहीं है ना, कि कौन वो शब्द ऐसे कौन से हैं जिनकी उत्पत्ति का हमको ज्ञात नहीं है। और ये वही शब्द हो सकते हैं जो हमने स्वयं निर्माण करे, स्वयं ही जिनकी उत्पत्ति कर दी है, तो उनकी उत्पत्ति का स्रोत कैसे पता चलेगा। कोई शब्द संस्कृत से है, हम कहते हैं तत्सम शब्द, कोई संस्कृत से बदल के प्रयोग होते हैं, हम कहते हैं तद्भव शब्द, कोई अन्य देश की भाषा से शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, हमको कहते हैं विदेश से आए हैं, विदेशज शब्द हैं, कहाँ से आया पता है, लेकिन हमने जिन शब्दों का निर्माण खुद ही कहा है, लेकिन जिन शब्दों का निर्माण हमने खुद ही कर दिया है, उनके बारे में कहते हैं कि उनकी उत्पत्ति स्रोत हमको ज्ञात नहीं है ना। और वो कौन से होते हैं भाई, होते हैं देशज, ठीक है, देशज। तत्सम आपको पता है संस्कृत के शब्द होते हैं, आगत आपको पता है जिनको विदेशज शब्द भी कहते हैं, अन्य दूसरे देश की भाषा वाले जो शब्द होते हैं। संकर शब्द आपको पता है 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द
जोड़ के जो एक शब्द बनता है उसको कहते हैं संकर या मिश्रित शब्द। ठीक है, मिश्रित शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। निम्न परतंत्र भावचक संज्ञा शब्दों में से किसमें मूल शब्द के रूप में अव्यय का प्रयोग हुआ है ना? आपको पता है भावचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी स्वतंत्र और दूसरी होती है परतंत्र, है ना। और परतंत्र भावचक संज्ञा वो होती है जिनके पीछे, जिन भावचक संज्ञाओं के पीछे शब्द के रूप में प्रत्यय लगा होता है। अब पीछे प्रत्यय है तो आगे आपको पता है मूल शब्द होता है, और मूल शब्द हो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन 5 रूपों में हो सकता है ना। तो वहीं से क्वेश्चन है कि मूल शब्द में अव्यय शब्द का प्रयोग किसमें है ना। अगर आप सब कुछ छोड़ दें, अगर ये चौथा वाला देखें, आंसर चौथा है। अगर देखें ता प्रत्यय है और निकट क्या है आपका अव्यय है। और अव्यय में भी कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। जैसे वह निकट आ रहा है, वह निकट आ रहा है ना, वह निकट आ रहा है। कहाँ आ रहा है? निकट, पास। तो आपको पता है अव्यय है, क्रिया विशेषण रूप में। तो मूल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चौथा वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्वेश्चन है कि किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? सदैव बहुवचन में किया जाता है। जनता, सामग्री, सोना, है ना, यह आपका हस्ताक्षर। तो वो हो जाएगा आपका हस्ताक्षर। बाकी ये एक वचन में होता है, ये भी एक वचन और ये भी आपका एक वचन। बाकी सदैव बहुवचन वाले शब्द क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका प्राण, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। ठीक, अगर सदैव एक वचन की बात करें, सदैव एक वचन की अगर बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना। ठीक, एक वचन के रूप में नीचे वाले, बहुवचन आपका ऊपर वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या है? जिस कारक शब्दों से क्रिया के उद्देश्य प्रयोजन का बोध होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपका सेकंड वाला, संप्रदान कारक। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है भाई? के लिए। करण आपको पता है, करण होता है क्रिया का साधन, पहचान होती है आपकी से, चिन्ह होता है उससे, अलगाव का भाव अपदान होता है, और कारक चिन्ह क्या होता है आपको पता है से, अधिकरण, स्थान या समय के बारे में इंडिकेट करता है ये। और इसका चिन्ह होता है वो होता है आपका में, है ना, या आपका पर, में या आपका पर। क्वेश्चन में देखते हैं 19। जिस गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ जानबूझकर जान जोखिम डालना है, जानबूझकर जान जोखिम डालना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो होना चाहिए सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला। बाकी 19 का जो ए है, पौना पूछी पकौड़ी, इसका जो मीनिंग है वो है अनिच्छा से स्वागत करना, अनिच्छा से स्वागत करना। जो थर्ड वाला है, भैंसी का गिच्चा फ्यूनी का फ्यूल, इसका मतलब है आवश्यकता से बहुत ही कम, आवश्यकता से बहुत ही कम प्राप्त होना, बहुत ही कम प्राप्त होना। डांडनी पहचान भक्त कगवाल का मतलब होगा बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे किसी से अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए, किसी से अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, किसी से अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 20 क्वेश्चन क्या है? झरझर आंसू बह उठे भर भर में, हर हर में कहने लगी थर थर कांपी देह, है ना, कौन सा अलंकार? उपमा, मानवीकरण, यमक या आपका पुनरुक्ति। तो जहां पे शब्दों की पुनरुक्ति होती है ना, बिना अर्थ विशेष से, वहां पे आपको कौन सा आता है? पुनरुक्ति होता है। जैसे आपका झरझर, भर भर, हर हर और आपका थर थर। मानवीकरण में क्या होता है? जहां भी किसी जड़ पदार्थ या वस्तु पर मानवीय क्रिया का आरोप लगाया जाता है वहां पे होता है मानवीकरण, है ना। जैसे दीवारें भी
बोलती हैं, जबकि दीवारें नहीं बोलती हैं, जड़ वस्तु जड़ पदार्थ है, लेकिन उस पर किसका आरोप है, किस कार्य का आरोप, किस क्रिया का आरोप लगा रखा, वो क्रिया जो है मानव करता है ना। जो हम बोलते हैं तो हमने कहा दीवारें भी बोलती हैं, तो मानवीय कण इसमें होता है। यमक आपको पता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन प्रत्येक बार उस शब्द का क्या होता है, अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। वैसे तो दो शब्द आते हैं, वैसे तो एक शब्द दो बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है ना, लेकिन दो से अधिक शब्द भी आ सकते हैं, एक शब्द दो से अधिक बार भी आ सकता है इसमें, ठीक है। उपमा में आपको पता है जहाँ पे तुलना होती है, उपमा के उपान से तुलना, वहाँ पे उपमा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। निम्नलिखित को सही सुमेलित करके सामने दिए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। अंतोनी की बात करें, श्याम शाह हो जाएगा, बर्नियर बर्नियर आगा प्रतिशाही काल में आया, हार्दिक प्रथमशाही काल में आया भाई, और मूर्खराट आया सूर्यचंद्र शाह के काल में, ठीक है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो कौन सा आपका सेकंड वन, ठीक, 2 3 4 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख, 22 है कि उत्तराखंड 22 है कि उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य का मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया है, राज्य का मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है। कंडोरी जी, रावत जी हैं, या बहुगुणा जी, या तीरथ सिंह रावत। तो वो है वो है आपके मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, ठीक है, खंडूरी। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 8 मार्च 2007 से 26/6/2009 तक रहे हैं, ठीक है। और सेकंड कार्यकाल रहा इनका 11/9/2011 से 13/3/2012 तक रहे, ठीक है। अगर प्रथम सीएम की बात करें, प्रथम सीएम आपको पता है नित्यानंद तिवारी। अगर प्रथम निर्वाचित सीएम की बात करें, नायर दत्त तिवारी, नायर दत्त तिवारी। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो आपके कौन से, वो भी आपके नायर दत्त तिवारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गृहद्वारों को अन्य के नामों से जाना जाता है ना, घाट, ला, दोरा या उपयुक्त सभी। तो गिरिद्वारा को आपको पता है घाट भी कहते हैं, ला भी कहते हैं, दोरा भी कहते हैं, ठीक। अगर उत्तराखंड, अगर एक क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचा दर्रा कौन सा, कि अगर आपसे ये पूछता है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा कौन सा है, तो वो कौन सा होगा आपका, थांगला, थांग, ठीक है, जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत को आपका जोड़ता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। 24 क्वेश्चन क्या है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन ये सही नहीं है, ठीक। पहला, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में शामिल हुआ था, बिल्कुल सही है, 1 अगस्त 1949। सेकंड, टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, टिहरी बांध ने भागीरथी को निकल लिया, बिल्कुल ठीक है ना। फोर्थ, विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया, ये गलत है, कोई मंडल नहीं बना भाई, दो ही मंडल है, कुमाऊं गढ़वाल मंडल है ना। टिहरी तो आपको पता है कि जिला है ना, तो इसमें आपका गलत हो जाएगा चौथा। बाकी इससे और कोई और जो टॉपिक है और जो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इस समय जो आपके राजा हैं, है ना, टिहरी का विलय जब हुआ है भारतीय गणतंत्र में, तो मानवेंद्र शाह है, मानवेंद्र शाह है। बाकी अगर टिहरी बांध की बात करें तो इसकी जो परिकल्पना की गई थी, विचार का प्रतिपादित हुआ है, परिकल्पना 1949, ठीक है। योजना आयोग ने स्वीकृति कब दी इसको, योजना आयोग ने स्वीकृति कब दी थी इसको, 1972 में, 1972 में। और इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ है, निर्माण प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने, वो करा आपका 1978 में, 1978 में। निर्माण कार्य इसका बहुत धीमी गति से हो रहा था, इसलिए केंद्र सरकार ने THDC का गठन किया था और निर्माण का कार्य THDC को सौंपा था। वो क्या है डेट, 12 जुलाई 1988। और कार्यभार THDC को कब सौंपा गया था, फरवरी 1989, ठीक है। परिकल्पना 1949, योजना आयोग की स्वीकृति 1972, निर्माण प्रारंभ 1978, THDC का गठन 12 जुलाई 1988 और THDC को निर्माण कार्य सौंपा था आपका, वो था फरवरी 1989 में, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। ठीक है 25, वर्तमान काशीपुर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी ने की थी, वो आपका कब की थी? ठीक है, काशीनाथ अधिकारी ने की थी, वो कब की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है 1639। बाकी काशीपुर आपको पता है उधमसिंह नगर में है, उधमसिंह नगर में ढेला नदी के किनारे। कौन सी रिवर है? ढेला। ठीक है, और ये किसकी सहायक है भाई? पश्चिमी राम गंगा की सहायक है। ठीक, चलिए 26 है, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल, बात हो रही है इस्माइल की, मुस्कान योजना भी कहते हैं इसको। तो संबंधित है, किससे संबंधित है? बच्चों से, बुजुर्गों से, नारियों से और परिवहन से। ठीक, तो इसका आंसर है आपका क्या है? बच्चे हैं, है ना, मुख्य धारा से जो अलग हो गए बच्चे हैं, है ना, जो आपके एक तरह से बिछड़ गए हैं, किसी रीजन से आपके परिवार से अलग हो गए हैं, तो उनको दोबारा से परिवार से मिलाने से संबंधित एक ऑपरेशन अभियान है, ये बच्चों से संबंधित। कुछ और ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन पिंक है ना, ऑपरेशन पिंक है, जो महिला छेड़छाड़ होती है उसको रोकने के संबंधित है, उसको रोकने से संबंधित है महिला छेड़छाड़। ठीक, अगर बात करें मुक्ति, ऑपरेशन मुक्ति, तो ऐसे बच्चे जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है, कहीं ना कहीं वो भीख मांग रहे हैं ना, तो उनको उस कार्य से हटा के मुख्य धारा में शामिल करना और उनको एक बेहतर भविष्य प्रदान करना, इसकी एक तरह से इसका एक आपका कार्य है इस ऑपरेशन में। ठीक, ऑपरेशन मर्यादा, मर्यादा क्या है? आपको पता है सार्वजनिक स्थल होते हैं, है ना, वहां पे हुड़दंग को रोकना, वहां पे पार्टीज को रोकना, वहां की मर्यादा बनाए रखना पुलिस का ऑपरेशन है। इस प्रकार से आपको पता है बाहर के राज्य के आपके पर्यटक आते हैं, है ना, हुड़दंग करते हैं, मारपीट करते हैं, कहीं भी बर्थडे पार्टी हो रही है, कहीं भी पार्टी हो रही है ना, कहीं भी खड़े होके, तो ऐसे कार्य को रोकना, ये मर्यादा। ठीक है, ऑपरेशन कोहिनूर, ये है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। ठीक है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। एक है ऑपरेशन ग्रीन हंट, यह है अवैध कटान, जंगल के अवैध कटान को रोकने के लिए। एक है नवजीवन, ऑपरेशन नवजीवन, ये नशे के विरुद्ध है, स्कूल में जो नशा है, नशे के विरुद्ध, स्कूल के बच्चे जो नशे में आके पढ़ रहे हैं उसके आपके खिलाफ है। ठीक है, अगर बात हो आपका, ठीक है, कुछ आपके मैंने मीनिंग बताया, पिंक महिलाओं से हो जाएगा, मुक्ति आपका जो भीख मांगते बच्चे उनको उस कार्य से हटाना है, मर्यादा सार्वजनिक स्थल में मर्यादा में बने रहने से संबंधित है, कोहिनूर मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, ग्रीन हंट है ना, आपके जो आपके पेड़ पौधे हैं, जंगलों का अवैध कटान, नवजीवन एक तरह से स्कूल में जागरूकता बढ़ाने संबंधी अभियान है, जो आपके नशे के खिलाफ है, नशे के विरुद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। 27 है कि युआंगचौन गोविशाण की यात्रा इसने कब संपन्न की? ठीक है, गोविशाण का मतलब काशीपुर, इसका आप आंसर याद रखेंगे, वो है 636 ईस्वी। कुछ इसमें और देखना अगर पॉइंट है तो नहीं, इसका कोई पॉइंट विशेष रूप से है नहीं, है ना, इसका वैसे कोई और पॉइंट नहीं, तो इसका आंसर है आपका, तो इसका आंसर क्या है आपका? सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इसमें से असत्य आपका कौन सा है? असत्य इसमें आपका है चौथा वाला है। ठीक है, क्योंकि स्थानीय नाम चित्रिशिला घाट नहीं है, ये तो आपका क्या है? नैनीताल में। कुछ इससे रिलेटेड मैं कुछ और फैक्ट आपको और बताऊंगा। ठीक है, 28 का जो है, जो कालसी का जो प्राचीन नाम है, कालसी का जो आपका प्राचीन नाम है वो है आपका कालकूट, कालकूट, खतलिका है ना, खतलिका भी कहते हैं, युगशैल, युगशैल कह सकते हो आप, सुधनगर भी एक इसका नाम मिलता है। ठीक, और सुधनगर जो नाम दिया है वो दिया आपका हुइंगसांग ने, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत और उत्तराखंड की यात्रा में आपका आया था। ठीक, खोजकर्ता फॉरेस्ट लिखे हुए यहाँ पे, जॉन फॉरेस्ट है। अगर इसकी भाषा पूछता है, इस अभिलेख की भाषा क्या है, तो आपकी प्राकृत भाषा है, लिपि पूछेगा, लिपि हो जाएगी आपकी ब्राह्मी। ठीक है, लिपि आपकी ब्राह्मी है, और अशोक का आपका 13वां शिलालेख है ना, कौन से नंबर का? 13वां, और इसमें 5 यवन राजाओं का भी उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कि किस शिलालेख में 5 यवन राजा का उल्लेख किया गया है, तो वह आपका कालसी वाला। ठीक है, बाकी और फैक्ट भी है, 3 फैक्ट तो आपको यहीं पे मिले हैं आपके, और बाकी फैक्ट मैंने सामने लिख ली। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29।
29 है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? प्रथम पुलिस महानिदेशक पांडे जी, सिद्धू जी, मुंज माल्या आपका अशोकानंद सर। इसका आंसर क्या है? चौथा वाला, ठीक है, चौथा वाला। और अगर वर्तमान पूछता है, वर्तमान के डीजीपी कौन है, तो वर्तमान के भी याद रखेंगे आप, दीपम सेठ, ठीक है, दीपम सेठ है। अगर इनका बैच पूछता है, किस बैच के पास आउट है ये, आईपीएस हैं, आपको पता है आईपीएस ही होंगे, और बैच है इनका 1995, 1995, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर जो देवप्रयाग में, इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? अमर सिंह थापा जो गोरखा सेनापति है, या दौलत राव सिंधिया, या स्वामी मनमत, या आपका शंकराचार्य। तो आंसर इसका क्या आपका सेकंड वाला, ठीक है, 30 का हो जाएगा आपका सेकंड। बाकी रघुनाथ मंदिर किस शैली में अगर ये पूछता है आपसे, तो वो है हमारी शैली द्रविड़ शैली, ठीक। और बाकी आपको पता ही है, उत्तराखंड और गढ़वाल का सबसे जो भयंकर भूकंप आया था, वो आया था 1803 है ना, 1803 में आया था, जिससे इस मंदिर को भी काफी क्षति हुई थी। और उसके बाद ही इस क्षति को एक तरह से दोबारा से पुनर्निर्माण और उसके बाद दोबारा से पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार जो किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? दौलत राव सिंधिया, है ना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पुनर्निर्माण करने के लिए क्या चाहिए होता है? धन चाहिए होता है, दौलत चाहिए होती है, ठीक है, दौलत राव सिंधिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 है कि 12वीं सदी में, 12वीं शताब्दी में 1191 में केदार भूमि विजित करने वाला अशोक चंद अशोक चंद दुलू प्रदेश का निवासी था। दुलू प्रदेश कहाँ स्थित था, है ना, ये आपका नेपाल का निवासी था, दुलू प्रदेश का, जो कुमाऊं से लगता हुआ पार्ट था। और कुमाऊं से लगता हुआ पार्ट होगा तो कौन सा प्रदेश होगा वो? अगर आपका ये कुमाऊं है और ये आपका नेपाल है ना, दुलू प्रदेश कुमाऊं से लगता हुआ, तो कौन सा वाला पार्ट होगा? पश्चिमी नेपाल, ठीक है, क्या कहेंगे इसको? पश्चिमी नेपाल। बाकी अशोक चल के बारे में और क्या है, इसके अगर कुल का नाम पूछे आपसे, तो वैराट कुल, वैराट कुल, ठीक है। किस धर्म का अनुयायी था ये? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और कहीं कहीं अशोक चंद ने जब आक्रमण किया था, उस समय चंद राजा वीरचंद है, ठीक है, वीरचंद। लेकिन कहीं कहीं आपको एक अन्य राजा का नाम भी मिलता है, जिसका नाम है नानकी चंद, ठीक है, वीरचंद तो है ही, नानकी चंद भी नाम मिलता है। उत्तराखंड जीके की बात हो रही है, तो कुछ आपको जो आपके फैक्ट मिलते हैं थोड़े डाउटफुल मिलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, जो है 32 है, गढ़वाली सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किसने किया? मोहन सिंह मेहता, या पांडे जी, या भारती, या आपके पंत जी। देखो सर्वदलीय है ना, सर्वदलीय परिषद की बात हो रही है, तो आंसर होगा जैनन भारती, ठीक, जैनन भारती, 32वें का आपका तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 33। ये 33 क्या है? रवाई कांड कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में, आपका बागेश्वर। तो रवाई कांड, जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाते हैं, है ना, तिलाड़ी कांड के नाम से भी जानते हैं, ये होता है आपका तिलाड़ी। तिलाड़ी आपको पता है, रवाई कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी, है ना। बाकी इस तरह का ऑप्शन आपके पास पेपर में नहीं आते, वो मैंने यहाँ पे ऐसे दे रखा है, आंसर तिलाड़ी है। अगर बात करें इसकी, हुआ कब था, ठीक है, 30 मई 1930, ठीक है। अगर नदी पूछेगा तो नदी हो जाएगी आपकी यमुना नदी। तो राजा इस समय कौन थे आपके? नरेंद्र शाह, ठीक, नरेंद्र शाह। और किस अधिकारी को जो है, ये किस अधिकारी ने यहाँ की जनता पर गोलियां चलाई थी, जिस कारण से इसको टेरी का, तो उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहते हैं, तो वह आपका चक्रधर जुयाल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 34 है, उत्तराखंड राज्य में गोरखा प्रशासन की निम्न में से क्या विशेषता नहीं थी? मतलब गोरखा शासन से संबंधित आपको गलत फैक्ट बताना है, ठीक है। पहला क्या है? जो अधिकारी थे अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक सभी अधिकार प्राप्त थे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ निरंकुश शासन था, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, राज्य अधिकारी का स्थानांतरण नहीं होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इनकी अदला बदली नहीं होती थी, तो ऐसा कैसा हो जाएगा? ऐसे अधिकारी तो थे ही नहीं, बदली होती थी, ठीक है, ये गलत है। मतलब तीसरा वाला गलत है। चौथा क्या है? गोरखाओं द्वारा प्रशासनिक राज्य अनेक फौजदारियों तथा परगनों में व्यक्त था, है ना, ये भी आपका ठीक। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट भी है, जैसे आपका एक होता था विचारी शब्दावली है, विचार और सभा, ये न्यायकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, ना। विचारी क्या होता था? मुख्य न्यायाधीश होता था गोरखा अदालत का। जब विचारी अपने पद पर नहीं होता था, तो उसके कार्य का निष्पादन या उसके कार्य कौन करता था? विचार। और सभा को भी अन्य न्यायकर्ता के रूप में जाना जाता है ना। और इसी के साथ अगर आपसे पूछे कि आपकी गोरखा
प्रशासन, गोरखा साम्राज्य की अदालत कहाँ थी? उत्तराखंड में। तो आपको पता है चंदों को हराकर गोरखों ने अधिकार किया था कहाँ पे? अल्मोड़ा में। तो इन्होंने अपनी अदालत भी कहाँ बनाई थी? अल्मोड़ा में, ठीक है। बाकी ठीक है। हाँ, एक इसमें और पॉइंट है। दो प्रकार के सैनिक होते थे, दो प्रकार के सैनिक, एक होते थे जागरिया, जागरिया या जागचा, और एक होते थे ढाकरिया या ढाकचा, ढाकरिया या ढाकचा, है ना। ये सैनिक वो होते थे जो एक सेवा के लिए कार्यरत होते थे, है ना, जो एक सेवा के लिए अपनी सेवा देते थे, और ये सैनिक बदलते रहते थे। एक साल के बाद सैनिकों को एक तरह से पेंशन दी जाती थी और उनसे उनका कार्य करते छीन लिया जाता, मतलब एक साल के लिए जब तक कार्य करते थे उनको जागरिया कहते थे। एक साल के बाद जब पेंशन प्राप्त सैनिक होते थे उनको कहते थे ढाकरिया ढाकचा। ये वही सैनिक है, और ये वही सैनिक है जिनको आवश्यकता अनुसार जब भी गोरखा राजा को जब इनकी आवश्यकता पड़ती थी तब इनको दोबारा से क्या होता था, आकस्मिक रूप से युद्ध के समय इनको बुलाया जाता था, इनका प्रयोग भी किया जाता था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। 35 है कि विश्वनाथ मंदिर जो आपको उत्तरकाशी में है, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार रानी खनेटी ने कराया था। डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्रांति की डेट है, ऐसे याद रखो आप इसको। खनेटी ने करवाया था, जो थी, है ना, किसकी रानी थी? किसकी रानी थी? ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सुदर्शन शाह, है ना। प्रथम शाह के बनने के बाद जो इनके पुत्र थे सुदर्शन शाह, इनकी दो रानियां थी, आपको पता है। एक थी आपकी खनेटी और एक थी आपकी गुणदेवी। खनेटी से आपने पढ़ा होगा, इनके पुत्र थे शेर शाह, जिन्होंने जो है, और गुणदेवी के पुत्र कौन थे? भवानी शाह। भवानी शाह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रानी खनेटी काफी चतुर थी, है ना, काफी चालाक थी, इसलिए जो भवानी शाह को गद्दी से हटा के शेर शाह को गद्दी बैठाया गया था, और इस प्रकार से एक पूरा षड्यंत्र रचा गया था। और इस षड्यंत्र का वर्णन जो है गुलदस्त तवारीख को टीरी गढ़वाल नामक पुस्तक में किया गया है, और वो पुस्तक के राइटर है मियां प्रेम सिंह। और मियां प्रेम सिंह अगर पूछे किसके सभासद थे, अधिकारी थे, वो थे प्रताप शाह, है ना, जो भवानी शाह के बाद आएंगे राजा, उनके सभासद थे आपके प्रताप, ठीक है, प्रताप शाह के सभासद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्वेश्चन। कथन ये था कारण आर के संदर्भ में सत्य विकल्प का चयन करना। ठीक है, पहला क्या है कथन कि हिमालय पर्वत एक मोड़दार है, फोल्डेड है, और आपका न्यू फोल्डेड माउंटेन है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है इंडियन प्लेट जो है, भारतीय प्लेट जो है, प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर 1 से 5 सेंटीमीटर खिसक रही है ना, ये भी आपका ठीक है, ये भी आपका क्या है, ठीक है, ठीक। अब खिसक रही है इसलिए मोड़दार पर्वत है, ये व्याख्या करता है, ठीक है। तो ए और आर दोनों ठीक होंगे, और आर ए की, आर यहाँ पे है, ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका होगा ऑप्शन पहला, ठीक है, ऑप्शन पहला। अच्छा, आंसर तो मैंने बता दिया। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कुछ दो सिद्धांत है, ठीक है। एक आता है आपका भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत होता है, और एक आता है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों में जो सर्वाधिक मान्य है, जिसको सर्वाधिक मान्यता दी जाती है, वो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, और ये है आपका हैरी हेस का, किसका? हैरी हेस, ठीक है, हैरी हेस का। और भूसन्नति सिद्धांत किसका है? ये आपका कोबर है, ठीक है, ये कौन है आपके? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या है? 37 है कि कुमाऊं मंडल की 4 जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है, 4 जिले हैं भाई। जबकि गढ़वाल मंडल के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो कुमाऊं मंडल के साथ सीमा साझा करते हैं? आपको पता है कि कुमाऊं मंडल है, गढ़वाल मंडल है, दोनों आपस में टच है ना। तो कुमाऊं के कितने, सॉरी गढ़वाल के कितने जिले हैं जो कुमाऊं मंडल से सीमा बनाते हैं? भाई देहरादून भी नहीं, उत्तरकाशी भी नहीं, है ना। अगर जो मैप पढ़ते हैं उनको इजीली दिख रहा होगा कौन से आपके 2 जनपद है। तो चमोली और आपका पौड़ी है ना, पहला और तीसरा। आंसर हो जाएगा चौथा वाला, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? चौथा वाला, ठीक। अगर फिर क्वेश्चन फिर यही है आपका, जहाँ लिखा हुआ है कि कुमाऊं के 4 जिले कौन से हैं? कुमाऊं के 4 जिले कौन कौन से हैं जो गढ़वाल मंडल से टच होते हैं? एक तो पिथौरागढ़ हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका बागेश्वर हो जाएगा, ठीक है। बागेश्वर के बाद आपका कौन सा होगा? बागेश्वर के बाद आपका अल्मोड़ा है, और उधम सिंह तो नहीं है, वो आपका नीचे है, और ये हो जाएगा आपका नैनीताल, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 है कि पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो उसका जो ईयर है वो है आपका 1998, है ना, और एक ही ऑप्शन में
तो 17 से 18 अगस्त 1998। इससे संबंधित एक और फैक्ट है कि ये जो भूस्खलन हुआ था आपका, ये जो घटना घटित हुई थी, सॉरी भूस्खलन नहीं, बादल फटने की घटना घटित हुई थी, ये किस अभियान के दौरान हुई थी? तो ये मानसरोवर यात्रा के अभियान है। तो ये मानसरोवर यात्रा से संबंधित बादल फटने की घटना है। और इस बादल फटने की घटना में नृत्यांगना प्रतिमा बेदी का भी निधन हुआ था। प्रतिमा बेदी, इनका भी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, इनका भी आपका क्या हुआ था? निधन हो गया था, नृत्यांगना। ठीक है, ये भी आप फैक्ट याद रखें, बहुत बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ, इसकी डेट सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 कि महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में देहरादून में किसके द्वारा की गई थी, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, महादेवी कन्या पाठशाला। तो जो नाम है वो है आपकी महादेवी भटनागर, है ना? महादेवी भटनागर, महादेवी वर्मा नहीं, इतना आप याद रखेंगे, बाकी आंसर है भटनागर, ये महादेवी भटनागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से युग्म गलत है? गलत आपको बताना है। पहला है कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, बिल्कुल ठीक। रालम पिथौरागढ़, बिल्कुल ठीक है। नामिक नामिक गलत है। नामिक जो आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। बाकी खतरी ग्लेशियर टिहरी, बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसके साथ अगर पूछे कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो वही है जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है ना? गंगोत्री ग्लेशियर। अगर सेकंड बड़ा ग्लेशियर पूछे, अगर सेकंड बड़ा ग्लेशियर पूछे तो वो है आपका पिंडारी ग्लेशियर, जो आपका जो आपका पिंडर या खंडगंगा नदी का उद्गम है। अगर पूछे कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो वो है आपका मिलम ग्लेशियर, और जो आपका कहाँ पे भाई? पिथौरागढ़ से है। और इसके साथ एक पॉइंट और याद रखेंगे, किन नदियों का यहाँ से उद्गम होता है? तीन नदियां हैं। एक तो आपकी काली है, और एक आपकी गौरी गंगा है, और एक नदी है आपकी मिलम नदी। ठीक है, एक और नदी आपकी मिलम नदी। ठीक, चलिए 41 की निम्नलिखित कथनों में से असंगत बताना, गलत बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है। पुराना दरबार सुदर्शन शाह 1848, ठीक है। नया दरबार कीर्ति शाह, ठीक है, कीर्ति शाह 1881, बिल्कुल ठीक। स्वामी राम तीर्थ द्वारा भिलंगना तट पर समाधि ली गई थी, भिलंगना जो भागीरथी की सहायक है, 1906 में, ये भी आपका ठीक है। चौथा क्या है? नाला पानी, तो खलंगा युद्ध भी कहते हैं इसको, नालागढ़ युद्ध भी कहते हैं, 30 नवंबर 1814 को हुआ था, डेट ठीक है। यमुना नदी के तट पे हुआ था, तो ये गलत दे रखा है, यमुना तट नहीं होगा। नदी जो है वो है आपकी कौन सी? रिस्पना, है ना? सोंकी साइड, हाँ, यमुना आंसर होता है। अगर वो ये पूछता कि तिलाड़ी कांड या रवाई कांड किस नदी के किनारे होता, फिर आंसर होता है आपका यमुना। ठीक है, ठीक है, आंसर इसका क्या है? चौथा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सच्चिदानंद भारती द्वारा दूधा तोरी लोक विकास संस्थान निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? इसकी स्थापना, मतलब किस आंदोलन से संबंधित ये संस्थान है? सच्चिदानंद भारती, है ना? पानी राखो, रक्षा सूत्र, या फूलों की घाटी उद्यान, या आपका चिपको आंदोलन के लिए? ऑप्शन आपके पास पानी राखो, रक्षा सूत्र, फूलों की घाटी उद्यान के संदर्भ में, चौथा चिपको आंदोलन के लिए। तो आंसर है इसका पानी राखो आंदोलन, है ना? जो पानी की कमी को दूर करने के लिए शुरू हुआ था। पानी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से आपका शुरू किया गया था। ठीक है, बाकी कुछ और फैक्ट है इसके। अगर इसकी डेट पूछे आपसे तो वो है आपकी 1990, और कहां से शुरू हुआ था? ऊफरे खाल पौड़ी गढ़वाल से। ऊफरे खाल जो कहां पे है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक, और इसी आंदोलन के दौरान दूधा तोरी लोक विकास संस्थान की स्थापना हुई थी, और उसकी डेट याद रखेंगे आप, वो है 1981। ठीक है, 1981। रक्षा सूत्र आंदोलन की बात करते हैं, इसकी डेट क्या है? 1994 है। कहां से शुरू हुआ था ये? भिलंगना क्षेत्र टिहरी से शुरू हुआ है। ठीक है, ये था वृक्ष कटाई के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? वृक्ष कटाई के विरुद्ध। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेश भाई। ठीक, रक्षा सूत्र। फूलों की घाटी के बारे में ऐसा कोई आंदोलन है नहीं, है ना? वो मैंने आपको इसके पहले बहुत बात बता रखा है कि फूलों की घाटी के बारे में क्या है। चिपको आंदोलन की बात करें तो 1974 से शुरू हुआ था ये, रैणी गांव चमोली। ठीक है, रैणी गांव जो आपका कहां पड़ता है? चमोली में। और नेतृत्वकर्ता आपको पता है कौन थे इसके? गौरा देवी। और इस गौरा देवी के सहयोगकर्ता या इस आंदोलन को एक तरह से आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है वो दिया है आपका सुंदरलाल भगोड़ा नाम का चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक, चंडी प्रसाद भट्ट ने। ठीक, ये सारे पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत बताना है आपको। ठीक है, तो प्राचीन नाम दे रखे एक तरफ,
और एक तरफ दे रखा है उसके वर्तमान नाम क्या है, पुनाड़। पुनाड़ को रुद्रप्रयाग, बिल्कुल ठीक है। बाड़ाहाट, बाड़ाहाट बिल्कुल ठीक है, उत्तरकाशी है। खोहद्वार, खोहद्वार जो है आपका कोट द्वार, ये भी ठीक है। लाल सांगा, लाल सांगा जो है रुद्रप्रयाग का नाम नहीं है, लाल सांगा आपका किसका नाम है, चमोली का, ठीक है, चमोली का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, ये आपका 44। 44 है कि मात्रात्मक, मात्रात्मक आधार पर उत्तराखंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा खनिज, सबसे बड़ा खनिज संसाधन आपका कौन सा है, मात्रा के आधार पर अगर बात करें तो, ठीक। रॉक फॉस्फेट, चांदी, लाइमस्टोन या आपका डोलोमाइट। तो इसका जो आंसर है वो आपका रॉक फास्फेट, ठीक है, रॉक फास्फेट। बाकी रॉक फास्फेट उत्तराखंड में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाएगा, देहरादून, देहरादून जनपद है, टिहरी है आपका, और आपका नैनीताल, ठीक है, नैनीताल है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी मुख्य रूप से अल्मोड़ा की विशेषता है, अल्मोड़ा में आपका पाया जाता है। लाइमस्टोन की बात करें, जिसे आपका चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर, और यहाँ से संबंधित क्वेश्चन, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आते भी हैं, है ना। अगर जिले की बात करें तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, और तीसरा जनपद आता है आपका पौड़ी। अगर देहरादून में क्षेत्र पूछे लाइमस्टोन के कौन कौन से हैं, मंदारण क्षेत्र आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदारण क्षेत्र है। एक आता है आपका बाराकोट क्षेत्र, देहरादून का ही बाराकोट क्षेत्र, ठीक। टिहरी में, टिहरी में आता है लोरानी, आगरा खाल, आगरा खाल, नागिनी, नागिनी, और एक और है आपका नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर, ठीक। एक चमोली में याद रखेंगे आप, स्थल है आपका पीपल कोटी, पीपल कोटी जो पड़ता है आपका चमोली में, ठीक, ये भी आप याद रखेंगे। डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट में जनपद याद रखेंगे, देहरादून, टिहरी है, और एक आपका पौड़ी भी है, ठीक। इसमें अगर बात करूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा वाला, आपका लाइमस्टोन, ठीक है, चूना पत्थर, और उसमें भी आपके कौन से, देहरादून के मंदारण, बाराकोट, और फिर आपका चमोली का, चमोली का आपका कौन सा, पीपल कोटी, ठीक, पीपल कोटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में राधा दुड़ी जो पूर्व मुख्य सचिव थी, इनको राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। प्रदेश के, तो फिर आपको बताना है कि प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, है ना, देखता हूं मैं क्या है इसमें, शायद इसमें गलत लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन कुछ, ठीक है, प्रदेश के प्रथम, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आपको बताना है, ठीक है, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। तो इसमें से जो आंसर है वो है रघुनंदन सिंह टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया, ठीक है, 45 का आपका पहला वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 46 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1848 में चाय की खेती सीखने हेतु चीन भेजा गया, चीन भेजा गया, जैमसन, फॉर्चून, बिशप, हैपर या आपका फॉकनर। तो आंसर है इसका आपका फॉर्चून, ठीक है, फॉर्चून। बाकी बिशप हैपर की बात करूं मैं, 1824 में कुमाऊं में चाय खेती, कुमाऊं में चाय की खेती शुरू करने का सुझाव दिया था, ठीक है, चाय खेती शुरू करने का आपका सुझाव दिया गया था। फॉकनर की बात करूं मैं, फॉकनर, इन्होंने लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा, लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में सर्वप्रथम बगीचा लगाया था, सर्वप्रथम बगीचा लगाया था, और चाय के कुछ नमूने लेके ये इंग्लैंड भी गए थे, चाय के जो कुछ नमूने लेकर ये इंग्लैंड भी गए थे, ठीक है, इंग्लैंड भी आपके गए थे, ठीक। फॉकनर का पॉइंट क्या है, लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा चाय का बगीचा, कुछ नमूने लेकर इंग्लैंड गए, विषय है पर इन्होंने 1824 में कुमाऊं में चाय की खेती करने का सुझाव दिया था। बाकी जो चीन जो आपका चाय की खेती सीखने गए थे वो थे आपके मिस्टर फॉर्चून, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 है कि मध्य हिमालय की पहाड़ियों में, मध्य हिमालय आपको पता है उत्तराखंड मध्य हिमालय में भी आता है, आपको पता है कि उत्तराखंड मध्य हिमालय में ही आता है। मध्य हिमालय की पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों की प्रथम खोज के रूप में किसे जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो कौन सा आपका स्तर है, लाखू, ग्वारखिया, देवीधुरा या आपका मलारी। बता दूं आपको मैं, अल्मोड़ा में है, ये भी चमोली, ये आपका चमोली में है, देवीधुरा चंपत में, और मलारी भी कहाँ आपका चमोली में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, लाखू उड़ियार, लाखू उड़ियार। बाकी लाखू उड़ियार के बारे में कुछ हम फैक्ट देखते हैं क्या क्या है, ठीक। अगर आपसे इसकी खोज पूछे तो खोज हुई थी भाई 1968, किसने की थी, महेश्वर प्रसाद जोशी, जिन्हें शॉर्ट में हम जानते हैं MP जोशी, ठीक। किस नदी के किनारे है ये, सुयाल नदी, जो कोसी की सहायक है, सुयाल नदी।
और पशुओं व मानवों के रंगीन चित्र यहाँ से मिले। पशुओं व मानवों के रंगीन चित्र यहाँ से आपको मिलते हैं। 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया यहाँ पे। 3 प्रकार के रंग हैं, कौन कौन से? सफेद, लाल और तीसरा है आपका काला। ठीक है, काला। और यहाँ से जो भी आपके शैल चित्र मिले, इनकी तुलना भीम वेट का शैल चित्रों से की गई है ना, की गई है। अगर मुख्य विषय पूछे यहाँ के चित्रों का क्या है मुख्य विषय, यहाँ से जो चित्र मिले हैं उनको देख के आपको क्या अंदेशा होता है किस प्रकार के, तो वो है आपका सामूहिक नृत्य, है ना, ग्रुप डांस, सामूहिक नृत्य। ग्वाराखेड़ा उड़ियार के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। इसकी खोज हुई थी 1993 में और खोज करता थे आपके राकेश भट्ट। और ये है हमारे डुंगरी गांव। और ग्वाराखेड़ा कहाँ है आपका? डुंगरी गांव में, ठीक, जो अलकनंदा नदी के किनारे। मुख्य विषय क्या होगा इन चित्रों का? मुख्य विषय है आपका पशुओं को हाका देकर भगाना या घेरना। पशुओं को हाका देकर भगाना या घेरना। ठीक, देवीधुरा की बात कर लेते हैं। देवीधुरा में 1856 में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की गई है। पुरावशेषों की खोज की गई, ठीक है। और किसने की थी? आपके हैनवुड ने। और हैनवुड को पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, ठीक है, पुरातत्व का जनक के रूप में जाना जाता है। मलारी की बात करें तो जो मलारी है इसकी 2 डेट याद रखेंगे, 1983 और 2001, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सर्वेक्षण के रूप में विख्यात है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सर्वेक्षण किया था इन्हीं दिनांकों में, ठीक है, इन्हीं तिथि में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण। और यहाँ पे जो मिला है आपका 5.2 kg सोने का मुखावरण, है ना, मुखावरण यहाँ से मिला। बाकी मैंने आपको बोला भी है ताकि आपको सुनाई दे ढंग से और आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं सुना या दिक्कत आई हो थोड़ी बहुत भी, तो उसके लिए मैंने लिखा भी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ समझ में ना आए, इसलिए मैंने बोला भी है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम भाई। अगला क्वेश्चन आपका 48 क्वेश्चन 48 है कि उत्तराखंड राज्य में सेब उत्पादन के शीर्ष 3 उत्पादक जिलों का क्रम से लगातार सही क्रम क्या है ना, सही क्रम इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, जो आपका है 48 कि उत्तराखंड राज्य में सेब उत्पादन के शीर्ष 3 उत्पादक जिलों को क्रम में लगाकर सही कूट का आपको चयन करना है, ठीक है। तो अगर बात करें, सेब सबसे ज्यादा आपको पता है उत्तरकाशी में होता है, ठीक है, तो इसमें 3 आपको छाटने वही शीर्ष 3। सेकंड नंबर पे हो जाएंगे आपके, सेकंड नंबर पे हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद, ठीक। जो आपका थर्ड में आएगा वो आएगा नैनीताल। तो उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल, 4-1-2 वो आ रहा आपका सेकंड वाला, ठीक, सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है? 5 लाख से कम है। तो आपको पता है बड़े जनपद देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उनकी जनसंख्या काफी है ना, 10 लाख से ज्यादा है। तो जो आंसर है कम वाला वो है चंपावत, ठीक है, चंपावत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है आपको, ठीक। जौनसार की अगर प्रथम कवि की बात करें, प्रथम कवि आपके कौन से हैं? शिवराम, ठीक। सेकंड, जौनसार के आधुनिक कवि कौन है? रतन सिंह जौनसारी। प्रथम समाज सेवी की बात करेगा तो वो है आपके केदार सिंह। और फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित व्यक्ति आपके भाव सिंह चौहान। तो इसका हो रहा है पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, या 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3 सेकंड वाला, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है भाई, है ना, कृषि उपकरण जो नहीं है? कुटला, हल, माया या चौथा करबोजा। तो ये चौथा वाला आपका करबोजा आपका कृषि उपकरण नहीं है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 है किस स्थान से प्राप्त चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति को बीबी लाल द्वारा महाभारत कालीन माना गया है? महाभारत कालीन, थापड़ी टिहरी, पुरुल उत्तरकाशी, मलारी चमोली आपका देवीधुरा
चंपावत, है ना। तो इसका आंसर क्या है आपका पुरोला, उत्तरकाशी, जो कामला नदी के किनारे स्थित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका 53। 53 है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं, जो क्रमशः घटते क्रम में, याद रखें घटता क्रम उसने पूछा है ना, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला पहले और घटते क्रम के रूप में आएगा। तो इसका अगर बात करें, पहले में अल्मोड़ा ही है, फिर रुद्रप्रयाग है, थर्ड में कौन सा है, पौड़ी या चमोली, आई थिंक पौड़ी होना चाहिए, है ना, सेकंड वाला होना चाहिए, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर, ठीक है। 53 का सेकंड, चलो आंसर में इसका देखता हूँ क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए 53 का, ठीक है, सेकंड ही 53 का सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 54। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, कि मैथ क्या है, मैथ क्या है, भूटिया का ग्रीष्मकालीन आवास, राजे का शीतकालीन आवास, थारू का ग्रीष्मकालीन या जौनसारी का शीतकालीन। तो ये जो है भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास, ठीक है, इनका शीतकालीन आवास भी होता है, भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास जो सर्दियों में होता है और थोड़ा दक्षिण में मैदानी क्षेत्र में वो बनाते हैं, क्योंकि ऊपर तो आपको पता है बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है, तो उसको कहते हैं गुंडा या मुंसा, गुंडा या मुंसा। तो 54 का क्या आंसर है, पहला वाला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 55। 55 है कि कुमाऊं का रेगुलेशन प्रांतों की भांति एक नियमित प्रांत बनाने का अधिनियम 1838 में प्रख्यापित हुआ। इस नई व्यवस्था के तहत प्रथम कमिश्नर कौन बने थे, ठीक, लुशिंगटन, ट्रेल, बैटन या रैमजे। आंसर इसका कौन सा, लुशिंगटन है, लुशिंगटन, ठीक। बाकी इसकी मैं इसके बारे में पॉइंट फैक्ट बता देता हूं मैं, ये नॉन रेगुलेशन प्रांत क्या है, नॉन रेगुलेशन प्रांत का मतलब बस इतना सा है कि उत्तराखंड में अंग्रेज शासन स्थापित हुआ है ना, और आपको पता है कि मुख्य जो आपका केंद्र था भारत में अंग्रेजों का वो बंगाल था, तो बंगाल से सारे नियम बनते थे, वहीं पे बैठ के नियम बनते थे, पूरे भारत में लागू होते थे, लेकिन उत्तराखंड को उससे छूट दे रखी थी कुछ विशेष प्रावधानों को छोड़कर, यहीं पे कानून बनते थे उत्तराखंड में, और यहीं पे कानून बन के यहीं पे लागू भी होते थे, ठीक है। तो वो था नॉन रेगुलेशन, है ना, बंगाल से वो एक तरह से शासित कंट्रोल पूरी तरह से नहीं होता था, है ना, तो इसी को हटा के रेगुलेशन, तो इसी को हटा के नियमित प्रांत बनाने का दिन 1838 में लाया गया, है ना, तो उसके तहत पहले कमीशन कौन बने, लुशिंगटन। इनके बारे में कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, ठीक है। 55 अगर लुशिंगटन की बात करें 1839 कुमाऊं कमिश्नरी के तहत, जो कुमाऊं अगर हम लुशिंगटन के बारे में बात करें तो नैनीताल नगर पालिका, इसमें एक फैक्ट है 1842 का, नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट पारित, है ना, नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट आपका पारित हुआ था, और नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ, ठीक है, नैनीताल का नगरीकरण आपका प्रारंभ हुआ आपका इन्हीं के काल में। एक और फैक्ट है 1848 अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी गठित, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी गठित। अगला फैक्ट 1848 में ही बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण, गोमती नदी पर पुल का निर्माण, ठीक, और 1848 में पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है ना, क्वेश्चन पूछता भी है कि किस कुमाऊं कमीशन की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई है, तो वो आपके कौन से थे भाई, ट्रेल, सॉरी वो आपके कौन से थे, लुशिंगटन थे। ट्रेल के बारे में बात करें तो डाक सेवा प्रारंभ है इनका काल, तो इनके काल में डाक सेवा प्रारंभ का एक फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सबसे पहले डाक जो चली थी वो चली थी अल्मोड़ा से श्रीनगर, अल्मोड़ा से आपका श्रीनगर, ठीक है। अल्मोड़ा जेल भी है इसमें एक, अल्मोड़ा जेल जो 1816 है, अल्मोड़ा जेल, और 1821 में पौड़ी जेल, 1821 में आपका है पौड़ी जेल, ठीक। 1819 में 9 पटवारी के पद सृजित, 9 पटवारी पद सृजित हुए, है ना, आपके ट्रेल के कारण। एक है इसमें 1822 आबकारी विभाग, आबकारी विभाग का गठन, 1822 सेम डेट है खच्चर सेना का निर्माण, है ना, खच्चर सेना। बैटन के बारे में बात करें तो कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग, वो है बैटन का काल, ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग, ठीक।
प्रशिक्षित अप्रशिक्षित के स्थान पे प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षित पटवारी, ठीक है, इनकी नियुक्ति। डाक बंगलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया इसी काल में, डाक बंगले, ठीक है, फैक्ट याद रखेंगे आप। और नैनीताल को जो है लोकप्रिय पर्यटक नगरी, लोकप्रिय पर्यटक नगरी के रूप में विकसित इसी के काल में किया गया है, ठीक। एक है आपका 1855, कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल इसी के काल में बदला गया है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट। रैमजे के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। सबसे पहले तो इनका एक कार्यकाल लिखेंगे हम, है ना, 1856 से 84, 1856 से 84। स्कॉटलैंड के निवासी हैं, डलहौजी के चचेरे भाई, लॉर्ड डलहौजी, उनके चचेरे भाई, ठीक है। और लुशिंगटन के दामाद, लुशिंगटन ने अपनी बेटी का वाइन से किया था, तो लुशिंगटन के ये दामाद भी हैं। कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इनको कहते हैं, है ना, कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का मुकुट रहित राजा, भाबर का विश्वकर्मा भी कहते हैं इनको, है ना, भाबर का विश्वकर्मा भी इनको कहते हैं। और नैनीताल स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में इनके काल में विकसित हुआ है। देखो नैनीताल से रिलेटेड 3 फैक्ट है। एक तो नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ, वो हो जाएंगे हमारे लुशिंगटन। फिर है नैनीताल को पर्यटक नगरी के रूप में किसने विकसित किया, वो बैटन है। थर्ड है नैनीताल को स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में किसने विकसित किया, उसका आंसर क्या है, रैमजे, ठीक। चलिए आगे स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है, अंतिम बिंदु आपका नहीं है ना, काठगोदाम, देहरादून, कोटद्वार या लक्सर। तो आपको पता है लक्सर के आगे भी जाती है ना, लक्सर आपका अंतिम बिंदु नहीं है। 56 का क्या आपका चौथा वाला, 56 का चौथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 57 है कि कथन ये था कारण 8 दे रखे, इनके संदर्भ में प्रश्न का सही आपको उत्तर देना है। पहला है कथन कि टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव कहते हैं, ठीक है। सेकंड, टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है ना, तो बड़ा बांध ऊंचा बांध होने के कारण इसको राष्ट्र का गांव कहते हैं। इसका मतलब ये जो है आर ए की सही व्याख्या करता है ना, आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर है पहला, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है ना। अच्छा ये क्वेश्चन डिलीट करा मैं, ठीक है, 58 को डिलीट कर दीजिए आप, इसमें कुछ मिस्टेक हो रखी है ना। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है असंगत कथन का चयन करना है, गलत आपको बताना है। खास पट्टी वन आंदोलन, खास पट्टी कीर्ति शाह, बिल्कुल ठीक है। गढ़वाल यूनियन 1901 तारक गहलोत, ठीक है। उठो गढ़वाल यूं, सत्य प्रसाद रतोड़ी, ये भी ठीक है। चौथा क्या है, चौथा ही गलत होगा। गलत क्या है, न्यू चैपल युद्ध दरबान सिंह नेगी का नहीं है, किसका है आपका, गबर सिंह नेगी, चंबा के निवासी गबर सिंह नेगी। इनको 1915 में विक्टोरिया क्रॉस भी मिला है ना, विक्टोरिया क्रॉस भी आपका मिला है। और जो 2/39 गढ़वाल राइफल के सैनिक है, 2/39 गढ़वाल राइफल के आपके सैनिक है, ठीक। अगर दरबान सिंह नेगी का युद्ध पूछे तो वो है आपका फेज 2 वर्ड का युद्ध, फेज 2 वर्ड, ठीक है, फेज 2 वर्ड युद्ध। और 1914 में इनको भी मिला आपका विक्टोरिया क्रॉस। उस समय का ब्रिटेन के द्वारा दिए जाने वाला जो सर्वोच्च आपका पुरस्कार होता था, ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। उत्तराखंड सरकार द्वारा किशोरियों में कौशल निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई मोनाल परियोजना में किशोरियों की उम्र क्या होगी, है ना, किशोरियों की उम्र होगी क्या रखी गई भाई। तो आंसर इसका है आपका 11 से 18 वर्ष, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 है कि 15 महीने से कम अवधि के लिए कृषि आवश्यकताओं के लिए जो लिया गया ऋण होता है उसे किस ऋण के कैटेगरी में आप डालते हो, ठीक है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और आपका दीर्घकालीन। तो इसका आंसर है अल्पकालीन, ठीक है, अल्पकालीन। बाकी मध्यकालीन होता है 15 महीने से लेके 5 साल के मध्य के लिए आता है। बाकी दीर्घकालीन 5 ईयर से अधिक किस समय अवधि के लिए जो ऋण लिया जाता है वो होता है आपका दीर्घकालीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 है कि थोक मूल्य सूचना होल प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष होता है वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है ना, किस आधार पर जो है थोक मूल्य सूचना निकाला जाता है। तो इसका जो आंसर है वो 2011 और 2012। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 63 है कि 1 अप्रैल 1935 को जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी उसका राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था,
है ना, कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। ठीक है, 64 है रिजर्व बैंक द्वारा जो रेपो दर होती है, रेपो रेट होता है, उसमें जो वृद्धि की जाती है, उसको जो बढ़ाया जाता है, उससे क्या होता है ना, रिजल्ट के रूप में आपको क्या देखने को मिलता है? बाजार में तरलता कम होती है या बढ़ती है, या वैसी ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता या कोई नहीं? तो इसका आंसर है आपका पहला वाला। ठीक है, रेपो रेट वही होती है जिस रेट पर जो है अन्य जो बैंक होते हैं रिजर्व बैंक से आपका एक तरह से पैसा लेते हैं, उधार के रूप में लेते हैं। तो उस उधार जो रुपया होता है उस पे रेट जो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो अन्य बैंक क्या होते हैं, रुपए कम लेते हैं, है ना। अब बैंकों के पास रुपया कम आएगा तो लोगों के पास रुपया कम जाएगा, लोगों के पास रुपया कम जाएगा, इसका मतलब होता है कि बाजार की तरलता में क्या होती है, गिरावट या तरलता कम होती है ना। जो आपका मार्केट में रुपया घूम रहा है वो क्या है, एक तरह से कम है, मात्रा उसकी कम होती है ना। अगर इसमें कमी होगी तो तरलता बढ़ जाएगी, यही पॉइंट है। ठीक है, तरलता बढ़ जाएगी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 65। 65 तो रेलवे जोन दे रखे हैं और सामने दे रखे हैं इसके हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ का है। ठीक है, तो उत्तर मध्य रेलवे का है आपका इलाहाबाद। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे हो जाएगा आपका गुवाहाटी। पूर्व तटीय रेलवे आपका भुवनेश्वर, और दक्षिण पश्चिम रेलवे आपका हुबली। ठीक है, हुबली। तो 4-3-2-1 सेकंड वाला, इसका आंसर है आपका सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 66 कि परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ना, सम्मिलित नहीं है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वो होते हैं जिनका वर्तमान में काफी मात्रा में प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये एक निश्चित मात्रा में ही है। अगर ऐसे इनका प्रयोग होता रहेगा तो एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं, तो समाप्त होने वाला कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है। ठीक, तो गैर परंपरागत पूछा है, वो है हमारा भूतापीय ऊर्जा। ठीक, और कौन कौन से आएंगे इसमें गैर परंपरागत में? जैसा आपका पवन ऊर्जा आता है, ठीक है, सौर ऊर्जा होता है, ठीक है, सौर ऊर्जा भी इसमें आता है, ज्वालीय ऊर्जा भी आता है, बायोमास ऊर्जा भी आता है। ठीक, भूतापीय ऊर्जा लिख दी मैंने, नहीं, भूतापीय ऊर्जा भी आप इसमें मेंशन करेंगे, भूतापीय ऊर्जा। इसको ऐसे याद रखें, जो आपका नेचर से रिलेटेड है ना, नेचर हमको जो प्रोवाइड कर रही है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी ऊर्जा की तरह से साधन होंगे वो गैर परंपरागत में आप रखोगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 है कि हरित क्रांति के अंतर्गत भारत में अधिक उपज वाले उन्नत बीजों को कहाँ विकसित किया गया था, है ना, कहाँ विकसित किया गया था? एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए हरित क्रांति एक तरह से जानी जाती है। तो वो जो है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, मैक्सिको। वो जो हो जाएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। चलो सहायक नदी दे रखी है, सामने दे रखी है आपकी मुख्य नदी। ठीक, अगर मंजीरा की बात करें तो मंजीरा आपका गोदावरी है। पूर्णा देख लेते हैं, पूर्णा आपकी ताप्ती है। ठीक है, अमरावती आपकी कावेरी है, और हिरण आपकी नर्मदा। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, 2-3-4-1, 2-3-4-1। ठीक है, आंसर आपका पहला वाला ऑप्शन ए, 61 का ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 69। किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है ना, बहुत ही प्रदूषित नदी है, और भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो एक नदी है जो है हमारी कौन सी, दामोदर। ठीक है, दामोदर की अगर बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई, उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार जो आपको पता है कहाँ पे, झारखंड में। अगर बात करें किसकी सहायक है दामोदर, तो ये हमारी हुगली की सहायक है। हुगली की सहायक है जो पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है, और हमें पता है कि हुगली आपकी गंगा की वितरिका है। ठीक, गंगा की वितरिका है। इसको बंगाल का शोक भी कुछ समय पहले कहा जाता था, बंगाल का शोक, सौर ऑफ बंगाल, है ना, क्योंकि बंगाल में बहुत ही बंगाल का शोक, क्योंकि बंगाल में आपकी बाढ़ आती थी। अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें, सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी में कौन कौन सी आती है इसमें देखते हैं। इसमें जैसे बराकर, कोनार और जमुनिया। ठीक, जमुनिया। गोदावरी आपको पता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, उद्गम इसका आपको पता है नासिक महाराष्ट्र होता है। हुगली के बारे में मैंने आपको दामोदर के साथ बता दिया है। नर्मदा वो नदी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है ना। नर्मदा बीच की सीमा रेखा है, इसके ऊपर का उत्तर भारत, इसके दक्षिण का दक्षिण भारत आप कह सकते हो। और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली एक नदी ये भी है। 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहने वाली, नर्मदा, ताप्ती और एक दामोदर। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 70 क्वेश्चन 70 है कि उत्तर पूर्वी मानसून, इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून या लौटता मानसून भी है। अक्टूबर नवंबर में किस तट पर वर्षा कराता है ना, किस तट पर लौटता मानसून है, तो सर्दियों की बात हो रही है, तो सर्दियों में जो बारिश होती है लौटते मानसून के द्वारा वो होती है हमारे कहाँ पे, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। एक फैक्ट इसका और है कि जो लौटता मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून, कहाँ से पानी ग्रहण, कहाँ से पानी को चोरी करता है ना, पानी लेते हुए जाता है, तो वह आपकी बंगाल की खाड़ी से पानी चुरा के जाता है। ठीक, उत्तरी सरकार आपको पता है उड़ीसा का है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। कोकण महाराष्ट्र की बात कर रहा है पहला ऑप्शन, वो भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, थर्ड वाला। अच्छा, जो लौटता मानसून है, क्या आपको ऐसे पता होगा जो पढ़ते हैं, लेकिन जो लौटता मानसून है ये वही मानसून है जो भारत में आता है। ठीक, जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। वही जब मानसून लौटता है दक्षिणी गोलार्ध में लो प्रेशर जोन बनता है, तो यही मानसून लौटता है और इसी मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 71 है कि अरावली श्रेणियों से संबंधित असंगत बताना है, गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला क्या है, इसका विस्तार जो है पालनपुर से दिल्ली तक है, गुजरात से दिल्ली, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, इन श्रेणियों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, ये भी ठीक है। चौथा, यह श्रेणी प्रायद्वीप पठार के दक्षिण पूर्वी किनारे पे, दक्षिण पूर्वी किनारा हो गया आपका ये वाला। क्या अरावली यहाँ पे है भाई, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, अरावली आपने पढ़ा यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका मालवा पठार के इस साइड में है, इस दिशा की ओर है, दक्षिण पूर्वी किनारे पे तो है ही नहीं, तो गलत आपका कौन सा है, चौथा वाला है ना, चौथा वाला है। इसमें कुछ और देखें हम तो 71 का राजस्थान में इसको जाना जाता है आडा वाला पर्वत। ठीक है, आडा वाला पर्वत, इसमें राजस्थान में इसका अन्य नाम है। ठीक है, और इस जनजाति में और इस पर्वतमाला में भील जनजाति भी निवास करती है। कौन सी, भील जनजाति। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में स्थित है, अवशिष्ट पर्वतमाला। ठीक, कहाँ का इसका विस्तार है, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा और दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या क्या भाई, जरगा पहाड़ी भी कहते हैं, हर्षनाथ पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, जरगा पहाड़ी, हर्षनाथ पहाड़ी, दिल्ली रिज भी कहते हैं इसको, दिल्ली रिज के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में एक वलित पर्वतीय जैसे आपका हिमालय था, लेकिन वर्तमान में कैसा है, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विख्यात है। ठीक, आंसर इसका क्या है, चौथा। चलिए 72 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, आर्थिक जीवन, राजनीतिक, धार्मिक या आपका सामाजिक। ठीक, तो आंसर इसका क्या, राजनीतिक जीवन। बाकी कौटिल्य किसके दरबार से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से आपके संबंधित है। ठीक है, भाषा पूछेगा इसकी, तो आपकी भाषा क्या है इसकी, संस्कृत भाषा। ठीक, संस्कृत भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित शब्दावली है, मिलान करना है यहाँ पे इसको। ठीक है, अगर बात करें क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु, ठीक है, वास्तु, निवास योग्य भूमि, थर्ड अपरहत भूमि, जो जंगली भूमि होती है, फिर है खिल भूमि जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, खिल। ठीक है, तो वो जाएगा चौथा, तो 1 2 3 4, तो वो है आंसर आपका पहला वाला। ठीक है, पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 74 है, चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, फो क्योंकि, यिंतु या सी यू की या सकिया पोनो। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा क्या, यिंतु। ठीक है, यिंतु। 74 का क्या है, दूसरा वाला। इसका अन्य नाम क्या है, तियानझू भी कहते हैं, तियानझू या आपका युन्तु, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वर्ग की भूमि। ठीक है, स्वर्ग या स्वर्ग की भूमि, तो भारत को एक तरह से स्वर्ग बताया गया अपनी इन्होंने जो आपका। ठीक है, तो यिंतु, भारत को यिंतु कहा गया जिसको कहते हैं स्वर्ग भूमि। ठीक, चलिए क्वेश्चन में देखें 75 की हिंगसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था, है ना। हिंगसांग तो आपको पता है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो भारत आने का उसका उद्देश्य क्या था ये पूछा है। भूगोल को जानना चाहता भारत के, या बुद्ध से संबंधित स्थलों पर आना चाहता था, है ना, या भारत की संस्कृति को जानना है, धन इकट्ठा करना आया था। तो इसका आंसर है क्या, सेकंड वाला, 75 का सेकंड, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर आना, और साथ ही साथ जो आपके बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी आपके पुस्तक हैं उनका अध्ययन करने भी आया था। और आपने पढ़ा होगा नालंदा विश्वविद्यालय में भी कुछ सालों तक रहा था, है ना, जब वहाँ के आचार्य आपके शील भद्र थे, यहाँ से बहुत सारी पुस्तकें भी ले गया था। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय, इसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था, है ना।
चलिए, इसका 75 का क्या बताया मैंने, सेकंड वाला। बाकी यहाँ एक पॉइंट और है कि ह्यूइंग सांग का यात्रा वृत्तांत जो है सी यू की में है, सी यू की इनकी पुस्तक है ना, जिसमें इन्होंने भारत के बारे में उल्लेख किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। आगे शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संख्या किसने दी है ना, साहसी डाकू की संख्या किसने दी है, जयसिंह, अफजल खां, औरंगजेब या आपका कोई नहीं, तो वो है आपके औरंगजेब। ठीक, 76 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था ना, तत्काल रूप में क्या कारण था जिसकी वजह से आपका इतना बड़ा विद्रोह हुआ था। लॉर्ड हौजे की आपकी नीति है, या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है, या सैनिक असंतोष, या भारत का आर्थिक शोषण जो आपके अंग्रेजों ने किया ही था। इसका जो आंसर है वो है आपका सेकंड वन। ठीक, क्योंकि धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जब सैनिकों को हुआ तब सैनिक असंतोष बढ़ा, जिसके बारे में और जिसके बाद आपको पता ही है कैसे कैसे विद्रोह फैला था, है ना। आपको पता है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया गया था, है ना। ये पूरी खबर आपके सैनिकों में फैल गई थी। सबसे पहले जो विद्रोह किया था वो जो आपका मंगल पांडे बैरकपुर से विद्रोह किया था। ठीक, 78। अच्छा यहाँ पे ठीक है 78 है क्रमानुसार। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 78। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। साइमन कमीशन भारत कब आया, वो दे रखा पहला फैक्ट, पूना पैक्ट है, असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन आपका समझौता, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, वैसे साइमन कमीशन आया था आपका 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928। तो पूना पैक्ट हुआ था वो था हमारा 24 सितंबर 1932। असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1 अगस्त 1920। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ पे लगाना है 1, 2, 3 और चौथा आपका पूना पैक्ट। ठीक है, चौथा आपका पूना पैक्ट। तो क्या होना चाहिए 3, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 किसी में नहीं है ना, 3, 1, 4, 2 कोई बात नहीं, 3, 1, 4, 2 ये है इसका क्या आंसर। ठीक, 3, 1, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का यह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला, है ना, कौन सा संदेश था, है ना। 4 आपके संदेश दे रखे हैं, क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड वाला, कि व्यक्ति का जो जीवन है सबके कल्याण में नहीं थे, सबका कल्याण होगा तभी आपका व्यक्ति का जो जीवन है वो एक तरह से श्रेष्ठता की ओर उन्मुख होता है ना, एक तरह से बढ़ता है। चलिए 79 का सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं अगला जो आपका है 80 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन है ना, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य एक तरह से भारत भेजा था। तो इसमें जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे ना, जो क्रिप्स मिशन से आपकी बातचीत करेंगे, है ना, वो आपके कौन थे। तो वो जो है इसका जो आंसर है वो होगा आपका कौन सा वाला, थर्ड वाला होगा। ठीक है, थर्ड वाला। बाकी क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन कौन थे वो मैं आपको बता दूं। ठीक, अगर बात करें सदस्यों की तो स्टेफोर्ड क्रिप्स तो आपके पता है क्या थे, अध्यक्ष थे, और एक थे आपके लॉर्ड प्रिवी सील, सर जॉन एंडरसन थे, और ये थे सर मॉरिस गॉयर, सर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सर मॉरिस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक, ये आपके अन्य सदस्य हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं अगला 81 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ग्रहित की गई। समवर्ती सूची की बात कर रहा है, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, आपका ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची ली गई आपके कहां से हुई, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से 81। ठीक है, इसमें और क्या क्या है, अगर यूएसए की बात करें तो मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल आपके राइट है, मौलिक अधिकार अमेरिका से आपके ग्रहण किए गए। मौलिक अधिकार के साथ साथ जो आपकी न्यायिक समीक्षा होती है ना, न्यायिक समीक्षा संबंधित फैक्ट भी आपका यही है, न्यायिक समीक्षा संबंधित फैक्ट अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पद जो महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद महाभियोग ये वाला फैक्ट हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, उपराष्ट्रपति का जो आपका पद होता है। ठीक है, कनाडा की बात करें तो संघीय प्रणाली और राज्यपाल की नियुक्ति,
राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। जर्मनी में आता है आपका, जर्मनी से जो लिया गया हुआ है आपका आपात उपबंध, आपात है ना, जो आपका इमरजेंसी जो होती है, आपात उपबंध। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या, संवर्ती सूची और प्रस्तावना के आदेश, ठीक है। और क्या होगा इसमें, प्रस्तावना के आदेश, आदर्श, सॉरी, प्रस्तावना के आदर्श, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82 कि 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ना, किस नाम से आपका जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, या नागरिक भेदभाव अधिनियम, या नागरिक संरक्षण, या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना। तो इसका आंसर आपका कौन सा, वो आपका 4 वाला, 82 का आंसर क्या आपका 4, ठीक। अगर इसकी डेट पूछेगा कि ये आपका संशोधन इसमें कब हुआ, उसका नाम परिवर्तन कब हुआ, तो वो आपकी डेट याद रखेंगे आप 1976 में, ठीक है, 1976, 1976। बाकी जो आर्टिकल है जो अस्पृश्यता से संबंधित है वो कौन सा आपका आर्टिकल, आपका 17 है ना, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। 83 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? दीपा भास्ती, बानू मुश्ताक, सरोज घोष, या अजय कुमार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है भाई, करंट का क्वेश्चन है, तो बानू आपका मुश्ताक, ठीक है, बानू मुश्ताक। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे 84। 84 है कि केंद्र सरकार ने पर्वतमाला परियोजना, और पर्वतमाला परियोजना आपको पता है आपके रोपवे निर्माण से संबंधित है, ठीक है, रोपवे निर्माण से संबंधित है। रोपवे निर्माण के तहत जो है उत्तराखंड के किन 2 रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है ना, मंजूरी दी गई। तो जो आंसर होना चाहिए वो है आपका कौन सा भाई, सेकंड वाला, सोनप्रयाग से केदारनाथ वाला, और गोविंद घाट से आपका हेमकुंड वाला रोपवे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका वो 85, ठीक। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तराखंड के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं ना, किसे बनाया गया? अहमद इकबाल, MC जोशी, या N रविशंकर, या ये जो यहाँ पे ऑप्शन है चौथा वो है आपका ठीक है PS जंगपानी, ठीक। इसका जो आंसर है वो आपका N रविशंकर, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो केंद्र का वित्त आयोग होता है, केंद्र का, उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका कौन सा है, 280 है, 280 है। और राज्य वित्त आयोग जो है वो हमारा आता है 243I, ठीक है, 243I। इसके साथ ही जो उत्तराखंड के प्रथम राज्य वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके RK दर, है ना, RK दर थे। और केंद्र में कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 1951 में, KC नियोगी, ठीक है, KC नियोगी, ठीक है, ठीक, KC नियोगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 86 है। 86 है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है ना, आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? सुभाष चंद्र जी है, टैगोर जी, महात्मा गांधी है, अरविंद घोष। तो वो जो दी है उपाधि दी है आपको सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। इसका आंसर क्या आपका पहला, 86 का पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। संविधान की किस अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है, 87 का दूसरा। बाकी और 87 आपको बता देता हूँ 87 में और क्या क्या है। अगर मैं सभी अनुसूची की बात करूं तो पहले में है केंद्र राज्य के बारे में, केंद्र और राज्यों के बारे में आपके निर्देश है। सेकंड की बात करूं, सेकंड में आता है आपका वेतन भत्ते आते हैं सभी पदाधिकारियों के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबके वेतन भत्ते से संबंधित पॉइंट है ये, दूसरी अनुसूची। तीसरे की बात करूं तो आपका शपथ प्रारूप है ना, शपथ का प्रारूप क्या होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। चौथे में बात करूं तो राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों का जो आवंटन होता है ना, राज्यसभा सीटें, इतना मैं लिख देता हूँ, राज्यसभा सीट। 5 की बात करूं SC क्षेत्र और ST के नियंत्रण, और प्रशासन से संबंधित, ठीक है, प्रशासन से आपके संबंधित। छठा आपका क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। साथ में क्या है, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, समवर्ती सूची। और 8 में क्या है आपकी भाषा, सभी आपकी भाषाओं को लेकर, ठीक है। 9 में क्या है, 9 में आपका भूमि अधिग्रहण संबंधित पॉइंट, 9 में आपका भूमि अधिग्रहण। 10 में आपका दल बदल है, 10 में क्या आपका दल बदल है, ठीक। 11 में आपका पंचायत है। और 12 में क्या आपका, 12 में आपका क्या है, नगर पालिका, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 है कि क्षोभ मंडल से संबंधित कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चयन करना है। ठीक, पहला, वायुमंडल की सबसे नीची परत है, बिल्कुल ठीक है। सबसे मुख्य वायुमंडलीय घटना इसी मंडल में होती है, बिल्कुल है। हवा चलना है ना, आपके तूफान चलना, बारिश होना, धूल चलना है ना, बवंडर चलना। इस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा है। जब हवा चल रही है, वर्षा हो रही है, तो वायुयान कहाँ से उड़ेगा भाई? ये आपका गलत है, थर्ड नहीं होगा इसमें। चौथा, क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम तथा विषुवत रेखा पर अधिक होती है। ये भी आपका क्या है? ठीक है। तो पहला, दूसरा व चौथा, पहला, दूसरा व चौथा, पहला वाला आंसर हो जाएगा इसका, पहला वाला। चलिए अगला देखते हैं आपका 89। असंगत कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। पहला है सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 हो। 12 पहला ऑप्शन है कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई है, बिल्कुल ठीक। सेकंड, 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, बिल्कुल ठीक। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, सेबी, ठीक है। तो इसमें तीनों ही फैक्ट आपके ठीक है, तीनों ही आपके कथन ठीक है। तो आंसर क्या होगा? चौथा, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है किससे है ना, किस आपके क्षेत्र से? लघु उद्योगों का विकास सुधार, बैंकिंग संरचना, वृहत उद्योग सुधार या पर्यटन क्षेत्र में सुधार? तो इसका आंसर आपका कौन सा वाला? लघु उद्योगों में सुधार, ठीक है, पहला वाला हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हमने ये मॉक भी कंप्लीट करा है अभी। इसमें 90 क्वेश्चन हमने करे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके आगे के जो आपके 10 क्वेश्चन है जो रीजनिंग के है वो आपके सारा सर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज मॉक नंबर 11 है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है मेरे पास, किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई इसके वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। तो मेरे पास एक तो है आयत दे रखा है, ठीक है, एक दे रखा है मेरे पास वर्ग। तो ये वही आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है और वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो मैंने इसकी भुजा मान ली ए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो यानी वर्ग की भुजा मैंने ए मानी, तो ये ए प्लस 10 आ जाएगा, और जो इसकी चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर कम है वर्ग की भुजा से, तो ए माइनस 8। अब क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो यानी L इंटू बी बराबर ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर L कितना है? a प्लस 10 और b है a माइनस 8, और ये तो कितना होगा? ए स्क्वायर ही होगा। तो इधर से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो a की पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस 8a, फिर ये 10 की मल्टीप्लाई करो प्लस 10a, और 10 और 8 की मल्टीप्लाई माइनस 80, इधर से ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा? माइनस 8 से प्लस 10 माइनस होगा तो 2a, और ये 80 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा 80, तो यानी कितना आ जाएगा? a बराबर 40, ठीक है। तो जो उसकी a की वैल्यू आ गई 40, ठीक है, यानी ये वाला हमारे पास a 40 आ गया। तो जो आयत है उसकी लंबाई उसकी भुजा से कितनी भाई? 10 ज्यादा है, तो ये 10 आ जाएगा, 10 ऐड करके यानी 50 आ जाएगा, और उसकी चौड़ाई 8 कम है, तो 40 में से 8 माइनस कर दो 32, ठीक है। तो ये 50, ये 32 है ना। तो जोड़ दो चारों साइड की बाउंड्री, या फिर फॉर्मूला लगा लो। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है? 50 और चौड़ाई है 32, तो 50 और 32 82, 2 गुणा 82, तो कितना? 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164। तो आयत का जो परिमाप आ जाएगा 164, यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 92 क्वेश्चन मेरे पास दिया है, बोला है सोहन एक दिन कुछ पुस्तकें खरीदता है, उसके अगले दिन इसकी 4 गुना और तीसरे दिन 8 पुस्तकें खरीदता है। यदि उसने कुल मिलाकर 38 पुस्तकें खरीदी तो दूसरे दिन उसने कितनी पुस्तकें खरीदी, ठीक है। तो मैंने मान लिया सोहन ने सबसे पहले दिन x पुस्तकें खरीदी, अगले दिन बोला उसने 4 गुना पुस्तकें खरीदी, यानी इसके 4 गुना यानी 4x खरीदेगा, और तीसरे दिन वो कितनी भाई? 8 पुस्तकें खरीदता है, ठीक है। तो टोटल उसने कितने भाई? 38 पुस्तकें खरीदी है, टोटल 38। तो कितना? 4 और 1 5, x प्लस 8 बराबर 38, ये 8 बराबर के साइड चला जाएगा, तो कितना भाई? 38 माइनस 8 यानी 30, x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 6, ठीक है। और दूसरे दिन उसने 4x पुस्तकें खरीदी, तो मुझे 4x की वैल्यू बतानी, यानी 4 इंटू 6 24, तो उसने कितने पुस्तकें खरीदी? 24, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बराबर संख्या में
गाय और ग्वाले हैं, तो इनके बारे में बताया गया कि एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के 4 गुना से 28 कम है। तो हमें ग्वालों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो दोनों बराबर है, तो इनकी संख्या बराबर है, तो मैंने गाय की संख्या मैंने मान ली x, और इनके ग्वाले, इनकी भी संख्या मैंने x मान ली। तो भाई अगर उनकी संख्या x होगी तो उनके सिरों की संख्या भी x होगी, ठीक है। अब इनकी पैरों की संख्या कितनी होगी, ये तो मैंने मान ली सिर, क्योंकि संख्या भी सेम होगी तो सिर भी सेम ही होंगे। एक गाय के एक सिर होता है, ग्वाले का एक सिर होता है, पर पैर गाय के 4 होते हैं भाई, है ना, और ग्वाले के कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो टोटल जो पैर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, गाय के आ जाएंगे 4x और ग्वाले के आ जाएंगे 2x, है ना। टोटल मेरे पास x गाय है, हर गाय के 4 पैर होते हैं, तो टोटल 4x पैर आ जाएंगे, और हर ग्वाले के 2 पैर होते हैं, और टोटल x ग्वाले हैं, तो कितने हैं भाई, मेरे पास 2x उनके पैर आ जाएंगे ग्वालों के। अब टोटल अगर मैं सर देखूं तो 2x आएगा, और अगर मैं टोटल पैर देखूं तो 6x आ जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि पैरों की जो संख्या है ना, वो सिरों की संख्या के, तो पैरों की संख्या कितनी है 6x, वो सिरों की संख्या कितनी है 2x, तो सिरों की संख्या के 4 गुने, यानी इसके 4 गुने से 28 कम है, तो 4 गुने से 28 कम है, ठीक है। तो 6x, ये कितना भाई, 4 दूनी 8x माइनस 28, इस 28 को इधर ले आओ, तो कितना भाई 8x माइनस 6x बराबर 28, तो 2x बराबर 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब क्योंकि गाय और ग्वाले दोनों बराबर है तो x बराबर 14, तो ये भी गाय भी 14 आएंगे, ग्वाले भी 14 आएंगे, और मेरे को क्वेश्चन में पूछा है ग्वालों की संख्या, तो ग्वालों की संख्या 14 है, ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि बराबर संख्या में गाय भी है ग्वाले भी है, तो जितने गाय होंगे उतने ही सर होंगे, जितने ग्वाले होंगे उनके भी उतने ही सर होंगे, तो यानी टोटल जो सिर हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। गाय के 4 पैर होते हैं, टोटल x गाय है तो टोटल पैर हो जाएंगे 4x, और ग्वाले के 2 पैर होते हैं, टोटल x ग्वाले हैं तो उनके पैर हो जाएंगे 2x। अगर मैं टोटल गाय और ग्वालों के पैर देखूं तो 6x हो जाएंगे। तो उसने बोला है कि जो इनके पैरों की जो संख्या है तो 6x वो सिरों की संख्या के 4 गुने से, तो ये सिरों की संख्या कितनी है 2x के 4 गुने से 28 कम है, तो यहाँ से मेरा कितना x बराबर आ जाएगा 14, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक सड़क पर 3 अलग अलग क्रॉसिंग लाइटें 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदल जाती हैं। अगर ये 8:20 पे एक साथ बदलती हैं तो फिर एक साथ कब बदलेंगी। तो देखो 3 लाइटें हैं, है ना, तो पहली लाइटें 48 सेकंड, दूसरी 72 और तीसरी 108 सेकंड में बदल जाती हैं। अब ये सुबह 8:20 पर चालू हुई थी एक बार, तो फिर ये एक बार कब चालू होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर है हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 48, 72 और 108, तो इनका एलसीएम निकालो मैं, ठीक है। तो मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, है ना, कॉमन नंबर 12 ही है, तो 12 छके 48, सॉरी 12 चौक 48, 12 छके 72, 12 108, फिर मैं 2 से करूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 9 ऐसे रह जाएगा, फिर मैं 3 से कर लेता हूँ, तो 3 एकम 3, तो 3 तिया 9, तो जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो आया 12 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो यानी 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 तिया 144 और 144 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और 14 तिया 42 और 43, तो 432 सेकंड बाद ये लाइटें फिर बदलेंगी। अब मैं इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करूं तो 432 को मैं 60 से डिवाइड करूं तो 7 छके 42 यानी 420 सेकंड, तो यानी 7 मिनट और कितना भाई प्लस 12 सेकंड, तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये लाइटें फिर एक बार एक साथ बदलेंगी। तो यानी जो पहले वो बदले थी कितने भाई 8:20 पर, अब वो 8:20 इसमें 7 और 12 यानी कितना भाई 8:27 और 12 सेकंड, इस समय ये लाइटें फिर बदली जाएंगी 8:27 12 सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो टाइम दिया हुआ था तीनों लाइटों का 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड में बदलती है, मैंने इन सब का एलसीएम लिया, ठीक है। तो एलसीएम मेरा आया 432 सेकंड, इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट किया यानी 7 मिनट 32 सेकंड, तो 7 मिनट 32 सेकंड बाद ये लाइटें फिर एक साथ बदलेंगी। तो पहले 8:20 पर, तो 8:20 में 7 मिनट 12 सेकंड और जोड़ दो तो 8:27 12 सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, नंबर सीरीज है, तो दिया है 1 3 11 31 69 131 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मेरे को एक क्वेश्चन मार्क ढूंढना है, तो सबसे पहले 1 3 11 31 69, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाया गया वो ये है, जीरो का
क्यूब प्लस 1, तो 0 का क्यूब कितना होता है 0, उसमें 1 जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा। फिर अगला 1 का क्यूब, ये तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, उसमें 2 जोड़ा गया है तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। फिर अगला 2 का क्यूब प्लस 3, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 और 3 11, ठीक है। फिर 3 का क्यूब प्लस 4, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 27 प्लस 4 31। फिर 4 का क्यूब यानी 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 5 125, 64 प्लस 5 होता है 69। फिर 5 का क्यूब 125 और इसमें 6 ऐड किया गया तो 125 और 6 31। अगला होगा 6 का क्यूब प्लस 7, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 223, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 223 ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्या किया गया है 0 का क्यूब प्लस 1 यानी 1, 2 का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 1 2, है ना, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। अगला किया गया 2 का क्यूब प्लस 3, तो 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 11। फिर 3 का क्यूब प्लस 4, तो 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 4 31। फिर 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 5 69। फिर 6 का क्यूब 5 का क्यूब प्लस 6, तो 125 प्लस 6 131। अगला आएगा 6 का क्यूब प्लस 7, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 7 223, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 223, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बोला है एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना आरंभ करते हैं। एक्स 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर मुड़कर पश्चिम दिशा में 80 मीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर 50 मीटर चलता है। उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो एक्स की स्थिति से अब वाई कहां और कितनी दूर है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट है जहां से चलना स्टार्ट करते हैं, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया, यहां से एक्स और वाई चलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स चलता है, तो एक्स क्या करता है 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ये 40 मीटर चला, ठीक है। यहां से पश्चिम की ओर मुड़कर, तो पश्चिम ये वाला डायरेक्शन, पश्चिम की ओर मुड़कर चलता है 80 मीटर, तो 80 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद वो दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो दाहिने इसका ऊपर की तरफ होगा, तो कितना चला 50 मीटर चला, ठीक है। उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो वाई देखो एक्स और वाई यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। अब वाई यहीं से चलना स्टार्ट करता है, 90 चलता है तो 40 ही हो गया और 50 और चलेगा, यानी ये दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। तो ये तो एक्स चला और ये वाई, ठीक है। तो वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब एक्स की स्थिति से अब वाई कहां और कितनी दूर है, तो मुझे वाई बताना है कि वाई एक्स से कहां और कितनी दूर है। तो वाई एक तो 80 मीटर दूर है और कौन सी दिशा में, पूरब की ओर। तो वाई एक्स से 80 मीटर दूर पूर्व दिशा में है, तो वाई एक्स से 80 मीटर दूर और पूर्व दिशा में, ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का दिया है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए परम ने कहा कि वह मेरे पिता की बहू की सास के सास है। तो परम का महिला से क्या संबंध है, ठीक है। तो परम ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, तो ये परम है, इसने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, तो परम ने कहा कि यह मेरे पिताजी, तो ये परम के पिताजी हैं, तो पिताजी की बहू की, तो पिताजी की बहू या तो परम की वाइफ होंगी या परम के भाई की वाइफ होंगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। तो पिता की बहू की सास, तो यानी बहू की सास परम की माता होंगी, की सास है, तो यानी इनकी सास यानी पिता की माँ यानी दादी होंगी। तो और यही वो महिला है, ठीक है। तो पूछा गया परम का महिला से क्या संबंध है, तो देखो ये परम की दादी है, तो परम क्या निकलेंगे या तो नाती या फिर पोता, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में परम ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा था, तो ये परम उसे इशारा करते हुए कहा जो कि वो महिला है वो मेरे पिता की बहू, तो पिता की बहू या तो परम की वाइफ होंगी या परम की भाई की वाइफ होंगी। तो फिलहाल मैंने परम की वाइफ मान ली। पिता की बहू की सास, तो बहू की सास यानी परम की माता जी, की सास यानी परम की दादी, ठीक है। तो परम, तो महिला का परम से क्या संबंध है, पोता या नाती, ऑप्शन ए आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में सभी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। नेहा दाईं ओर से 10वें स्थान पर, जबकि नलिन बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो नेहा और नलिन के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो देखो ये रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक तो नेहा और एक नलिन के बारे में बोला गया, तो ये बोला गया कि जो नलिन है वो बाएं छोर से, तो बाया छोर ही हो गया, तो बाएं छोर से वो कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये 12वां स्थान है, तो ये वाला मैंने मान लिया 12वां स्थान है, इधर 11वां
और इधर 10वां भी, ठीक है। और क्योंकि ये 12वां स्थान है तो टोटल पंक्ति में कितने में 20 विद्यार्थी, यानी 8 लोग इधर की तरफ होंगे, 8 लोग इधर होंगे, है ना। अब इसने दूसरा पॉइंट बोला था, जो स्टार्टिंग में बोला था कि नेहा दाई छोर से 10वें स्थान पर है, तो नेहा इस साइड से, ये दाया है ना, ये बाया, ये दाया, तो दाएं छोर से 10वें स्थान पर है नेहा। अब एक चीज देखना, अगर मैं इसको इस लाइन में कंसीडर करूं तो भाई 8 लोग इधर होंगे, है ना, और 9वां और 10वां, तो ये वाला स्थान 10वां होगा नेहा के लिए, ठीक है, ये वाला जो 11वां स्थान है एक्चुअल में। तो उसने बोला है कि नेहा और नलिन के बीच में कितने आदमी हैं, तो देखो यहाँ पर नेहा है, यहाँ पे नलिन है, इनके बीच में कोई नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक भी नहीं, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन को ऐसा भी देखा जा सकता है कि जो नलिन है वो बाएं से 12वें स्थान पर है ना, बाएं से 12वें स्थान पर, और नेहा की जो रैंकिंग दे रखी है वो दाएं छोर से दे रखी है 10वें पे, तो मैं नेहा की रैंकिंग बाएं छोर से ले आऊं, तो नेहा की रैंकिंग अगर मैं बाएं छोर से देखूं तो टोटल 20 विद्यार्थी हैं, नेहा की दाएं से 10वीं है, इसमें प्लस एक और ऐड कर दूं तो नेहा की रैंकिंग 11वीं आ जाएगी बाएं से। तो इधर नलिन 12वें स्थान पर है बाएं से, ठीक है, और नेहा भी बाएं से 11वें पे आ गई, तो इनके बीच में कोई नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, ठीक है, 2.5 घंटे में तय करती है, 2 होल 1/2 घंटे में तय करती है। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं चाल निकाल देता हूँ, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी मेरे पास दे रही है 225, और समय दे रखा है मेरे पास 2.5 घंटे, तो 2 होल 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 5/2, तो ये समय कितना है 5, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना 5 चौको 20 और 5 पंचे 25, 45 दूना 90, तो चाल आ गई 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितना टाइम लगेगा, अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है 450, चाल दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 0 से 0, 9 पंचे 45, 5 घंटे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है 5 घंटे, ठीक है। तो 90 की स्पीड से 450 की दूरी तय करने में उसे 5 घंटे लगेंगे, ऑप्शन ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल देता था, इनटू और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, तो इक्वेशन का क्या आंसर निकलेगा, तो मुझे ये बताना है यहाँ पे, ये बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को जो चेंज करना है वो है प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है, और इनटू और डिवाइड को आपस में, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो 98, अब डिवाइड की जगह मैं इंटू कर सकता हूँ, और प्लस की जगह में माइनस, ठीक है, 98 इधर इंटू प्लस 7 माइनस 288, इंटू की जगह डिवाइड 2, फिर माइनस की जगह प्लस, इंटू की जगह डिवाइड, फिर माइनस की जगह प्लस, फिर डिवाइड की जगह इंटू, फिर प्लस की जगह माइनस, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना, सबसे पहले मैं डिवाइड को सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा कितने भाई 14 दूना 28, 144, ये कितना 4 तिया 12, 8 तिया 24, 48, ठीक है, प्लस और कितना 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, 304 माइनस 120, और इधर अगर मैं देखूं तो कितना भाई 8 7 56 और 9 7 63 और 5 68, ठीक है, 8 7 56 और 9 7 63 और 5 68, तो मेरे पास 686 माइनस 144 प्लस 48 प्लस 304 माइनस 120, तो पहले मैं प्लस कर लेता हूँ सबको, तो कितना भाई 8 और 6 14, 4 18, 8 और 4 12 और 1 13, और कितना 6 और 4 10 और 3 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। इसमें मैं माइनस करूंगा 144 और 120 यानी 264 को, तो कितना 4 7 और 6 13, और कितना 9 में से 2 जाएंगे तो 774, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो हमें जो करना था प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करना था, और इंटू को डिवाइड और डिवाइड को इंटू करना था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिवाइड की जगह इंटू, प्लस की जगह माइनस, इंटू की जगह डिवाइड, माइनस की जगह प्लस,
इंटू की जगह डिवाइड, माइनस की जगह प्लस, और डिवाइड की जगह इंटू और प्लस की जगह माइनस किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डिवाइड को सॉल्व किया, तो कितना भाई 144, 288 डिवाइड बाई 2 144, और 144 डिवाइड बाई 3 48, और यहाँ पे 152 इंटू 2 304 माइनस 120, और 98 इंटू 7 686। तो 686 प्लस 48 प्लस 304 को ऐड किया तो 1038 आया। 1038 में से मैंने 144 माइनस 120 264 को माइनस किया तो 774 मेरा आंसर आया। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा 774। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। आज हमने मॉक नंबर 11 देखा, जिसके 90 क्वेश्चन जीके जीएस के विकास सर ने सॉल्व करा दिए थे। बाकी 10 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के मैंने सॉल्व करा दिए। आशा करता हूँ आपको समझ में होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।